नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है ये दिलों के रिश्ते और इसकी राइटर है मरियम अज़ीज़। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। सुनिए, ये गनी साहब का घर कहाँ है? उसके सवाल पर उस राहगीर ने अजीब नज़रों से उसे देखकर सामने इशारा किया तो गनी हाउस की तख्ती देखकर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। मुसलसल 15 मिनट से ख्वारी ऊपर से सर पर चमकता सूरज बहाल से बेहाल होकर रह गई थी। उसने बेल देकर टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और अपने बड़े से बैग को दाएं से बाएं कंधे पर मुंतकिल किया। बेल दिए भी उसे 10 मिनट हो गए थे। उसने झुंझलाकर बेल दी और बेल पर से उंगली उठाई ही नहीं। गेट पर खटर फटर हुई तो उसने मुतमईन होकर हाथ हटा लिया। आज क्या पहली तारीख थी जो छुट्टी करना तुम पर हराम हो गया था? गेट पूरा खुलने से पहले उसे गसीली आवाज़ सुनाई दी। अगले पल एक लड़के की शक्ल भी नजर आई। वो शायद सो रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान हुआ। उसके बैग पर नज़र पड़ते उसके माथे पर बल पड़ गए। देखिए, अगर आप शैम्पू, साबुन, बिस्किट कुछ भी लेकर आई हैं तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कल ही बाल मंडवाने जा रहा हूँ और ना ही हम नहाते हैं और ना ही बिस्किट खाते हैं। वो उसे सेल्स गर्ल समझकर जल्दी जल्दी बोलकर गेट बंद करने लगा तो वो जैसे होश में आई। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। उसके बोलते ही गेट बंद करता लड़का रुक गया और गौर से उसे देखने लगा। उसके यूँ देखने पर वो नर्वस तो हुई, लेकिन फ़िलहाल उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे गनी साहब से मिलना है। सामने खड़े लड़के ने अब उससे सर से पैर तक घूरा। किस सिलसिले में? एक्चुअली मुझे गज़ल ने भेजा है। उसकी गनी साहब से बात हुई थी कमरा किराए पर लेने के बारे में। मैं तो वो आज बिज़ी थी इसलिए उसने मुझे भेज दिया। अच्छा, तो आपको गज़ल ने भेजा, तो आप आइए ना अंदर। उस लड़के के मुस्कुराने पर जैसे उसकी जान में जान आई। अंदर आइए। उस लड़के के बुलाने पर वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। खूबसूरती से सजे ड्राइंग रूम का जायज़ा लेते हुए उसने उस लड़के की आवाज़ सुनी तो चौंक कर उसे देखा। एमन। बैठिए एमन, क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक? उसके कहने पर वो दरवाजे के करीब रखे सिंगल सोफे पर बैठ गई। नहीं, बस एक गिलास पानी। वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हलक में जैसे कांटे उगाए थे। प्लीज़ आप ज़रा गनी साहब को बुला दें। उसने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराया तो वो जाते जाते रुक गया। यहाँ 3 गनी हैं, मैं भी गनी हूँ। आपको कौन से साहब से मिलना है? इस घर के मालिक से। वो तो मुश्किल है क्योंकि वो इस वक्त शहर से बाहर हैं। अच्छा, वो कुछ मायूस सी हो गई। आपके घर कोई आदमी नहीं? व्हाट? उसके बात पर सामने खड़ा लड़का उछल पड़ा। अपने 5 फुट 11 इंच हाइट के मामले में वो पहले ही बड़ा पॉजेसिव था। ऊपर से उस लड़की ने उसके आदमी होने को ही शकूक करार दे दिया था। उसके तासुरात पर एमन घबरा कर खड़ी हो गई। मेरा मतलब है कोई बुज़ुर्ग वगैरह, उसने होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा तो मुकाबिल के तने व तासुरात कुछ मामूल पर आए। मेरे चाचू हैं। उसके नरूठे अंदाज पर उसमें जान आई। प्लीज़ ज़रा जल्दी से उन्हें बुला दें, मुझे वापस भी जाना है। किसी बुज़ुर्ग का सुनकर तसल्ली हुई तो लहजे में भी एतमाद लौट आया। वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस लेकर घड़ी की तरफ देखा। हॉस्टल से निकले भी उसे 2 घंटे हो गए थे। वो नाखून चबाते हुए उस दरवाजे को देखने लगी जहाँ वो लड़का गया था। तभी वो अंदर दाखिल हुआ। मेरे चाचू, उसने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो किसी बुजुर्ग के ख्याल से खड़ी होने लगी, लेकिन अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर ना उठ पाई और ना दोबारा बैठ पाई। इतने छोटे चाचू? उसकी ज़बान की नोक पर यह जुमला फिसलते फिसलते रह गया। अंदर दाखिल होने वाली हस्ती बिल्कुल उस लड़के की उम्र की थी। हाँ, कद उससे भी लंबा था। शक्लें इस हद तक मिलती थी कि पहली नज़र में उससे जुड़वा होने का गुमान हुआ था और वो उसे चाचू कह रहा था। उसने गौर से उन दोनों की शक्लें देखी। दोनों की आंखों में नज़र आने वाली शरारत ने एक बार फिर उसका सारा अतमाद डावाडोल कर दिया। उसे उस वक्त पर अफसोस होने लगा जब वो अकेली उस मुहिम को सर करने निकली थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आने वाला उसके बिल्कुल मुकाबिल सामने बैठ गया था। अब बड़ी दिलचस्पी से उसका चेहरा देख रहा था। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़के उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके घर कोई खातून नहीं? उसने थूक निकल कर खुद को बातमाद जाहिर करने की नाकाम कोशिश की। जी हैं तो, पर वो इस वक्त घर में हम दोनों ही हैं। मोहतरम चाचू साहब अब टांग पर टांग रखकर सोफे की बैग से टेक लगाकर मज़ीद फैल कर बैठ गए। पानी पिए। पहले वाले ने गिलास उसके सामने टेबल पर रखा। पानी की शदीद तलब होने के बावजूद उसने गिलास को छुआ तक नहीं। इसमें ज़रूर कुछ मिला होगा। उसने शफाफ पानी को घूरते हुए सोचा और दोबारा उस लड़के को देखा जो अब दीवार से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी कैफियत से महसूस हो रहा था। उसने इन्हीं नज़रों से सामने बैठे शख्स को देखा जिसके चेहरे पर भी लगभग ऐसे ही तासुरात थे। पानी में कुछ मिलाया नहीं, आप पी सकती हैं। सोफे पर बैठे शख्स के कहने पर उसने दर्दीदा नज़रों से उस दरवाजे को देखा जहाँ से वो आई थी। वो एकदम उठी क्योंकि यहाँ मज़ीद बैठना उसे ख़तरनाक लग रहा था। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप तो किराए की बात करना थी। भतीजे साहब फ़ौरन दौड़कर उसके रास्ते में हायल हुए तो वो रोने वाली हो गई। मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, मुझे जाना है। अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? हमारे घर कोई आता अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाता हमारी मर्ज़ी से। क्यों भतीजे?
बिल्कुल। वो दोनों एकदम कहका लगाकर हंसे तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही वो भाग खड़ी हुई थी। सड़क के दरमियान में रुककर तेज़ी से चलती अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसने मुड़कर धुंधली नज़रों से पीछे देखा और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। परफ्यूम की तेज़ खुशबू ने उसके ख्वाबदीदा हवास को बेदार किया तो वो मंदी मंदी आंखों से सामने देखने लगी, जहाँ गज़ल अपने बालों में तेज़ी से ब्रश चला रही थी। आज संडे के दिन कहाँ की तैयारी है? गनी अंकल से मिलने जा रही हूँ। क्या? वो झटके से उठ बैठी। मेरे सब कुछ बताने के बावजूद? एमन के रूठे लहजे पर उसने आईने में उसका फूला हुआ चेहरा देखा और ब्रश रखकर उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, इसके बावजूद, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बाख्ता आदत से मैं अच्छी तरह गाऊँ। ऊपर से तुमने जो जवान जहान लड़कों की जो स्टोरी सुनाई है वो मुझे हजम नहीं हुई। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अब वो गुस्से से मोबाइल के बटन प्रेस करती गज़ल को घूरने लगी। मेरा ये मतलब भी बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं। अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। लेकिन कुछ नहीं, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो हमेशा की तरह ऑर्डर देकर बाहर निकल गए और वो मजबूरन कपड़े बदलने के लिए खड़ी हो गई थी। रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हमीद गनी के नाम पर उसकी नज़रें कितनी देर तक साकित रही। उसने डरते डरते गज़ल की तरफ देखा, जो लापरवाही से बबल चबाते हुए गेट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। ये तो उसे पता चल गया था कि वो किसी गलत घर में चली गई थी, लेकिन गज़ल को बताने का मतलब अपनी इज्जत अफजाई करवाने के मुतरादिफ था। गेट खुलते ही एक 7 साल के बच्चे की शक्ल नमूदार हुई। हेलो, मेरा नाम गज़ल है। आपके ग्रैंडपा घर पर होंगे? गज़ल के पूछने पर वो सर हिलाते हुए मुड़ा तो गज़ल भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुई, तो वो भी सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वो उसी तरह सर झुकाए बाहर निकली थी और उसके पीछे गुस्से से तनतनाती हुई गज़ल। दिमाग ख़राब हो गया हजरत का, एक कमरे का 10,000 मांग रहे हैं। कमरे में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं? अभी पापा के रेफरेंस की वजह से मुझे रियायत दे रहे हैं, वरना पता नहीं क्या चार्ज करते। वो गुस्से से बोलती हुई तेज़ तेज़ चल रही थी। अब तुम जिस तरह के पोश एरियाज़ में कमरा लेना चाह रही हो, वहाँ कीमतें कमो बेश ऐसी ही होंगी। क्या हम किसी दूसरे एरिया में सस्ता सा कमरा नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। इमन के मशवरे पर वो तिरछी से बोली, तुम्हारी यही सुस्ती और बचत स्कीमें सुन सुनकर मैंने वहाँ सड़े हुए हॉस्टल में कमरा लिया। नतीजा देख रही हूँ, मैं वहाँ मज़ीद एक दिन भी रहना नहीं चाहती। गज़ल ने नखवत से सर झटका तो वो भी गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। गनी हाउस। गज़ल की आवाज़ पर उसके कान एकदम खड़े हुए। उसने चोर नज़रों से अपने दाएं तरफ देखा। वो उस वक्त घनी हाउस के आगे से ही गुजर रहे थे। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर ली। इमन रुको, कहीं तुम यहाँ तो नहीं आई थी? उसके तेज़ी से चलते कदम सुस्त पड़ गया। वो मरे मरे अंदाज में पीछे मुड़ी। उसके चेहरे के तासुरात पर गज़ल ने होंठ भींच लिया। चलो, वो जो शख्स सुनने की मुंतज़िर थी गज़ल की चलो पर हैरत से उसका मुंह देखने लगी। तुम बता रही थी कि उनके घर भी कमरा किराए पर मिल रहा था, पता कर लेते हैं। गज़ल की बात पर वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। पागल हुई हो, मैं तो अब कभी न जाऊँ। वो खौफ से आंखें फैलाकर गज़ल को देखने लगी। उस दिन तुम अकेली थी, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। गज़ल ने कहने के साथ बेल भी बजा दी। बेल बजाते ही गेट खुल गया, जैसे कोई गेट के साथ ही लगकर खड़ा हो। घर में कोई बड़ा है? गज़ल के पूछने पर वो अचक कर गेट खोलने वाले को देखने लगी, जहाँ गहरे सावले रंग का मोटा सा बच्चा खड़ा था। कौन है? बख्तियार अली। बच्चे ने मुड़कर पीछे देखा तो गज़ल ने सर अंदर घुसाकर सलाम किया। चलो भाई। फिर सरगोशी में उसे भी अंदर आने को कहा तो उसने ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाया। मरो फिर इस गर्मी में, वो दान पीस कर बोली और अंदर गायब हो गई। वो कुछ देर ऐसे ही गेट के साथ लेफ्ट राइट करती रही, लेकिन जब गज़ल को गए 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गया तो वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर गेट के अंदर झांकने लगी। लॉन में कैन की कुर्सी पर एक खातून बैठी थी। उसके बिल्कुल सामने गज़ल बैठी हाथ हिला हिलाकर बातें कर रही थी। ये उसका किसी को कायल करने का मखसूस अंदाज था और नज़र पड़ते ही गज़ल ने हाथ से उसे आने का इशारा किया। उसे औरत ने मुड़कर देखा, जो मजबूरन उसे अंदर आना पड़ा। ये मेरी दोस्त एमन है, हम दोनों को कमरा चाहिए। गज़ल के तारुफ करवाने पर उस औरत ने मुस्कुराकर उसे देखा। गज़ल के इशारा करने पर वो खामोशी से उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। बस आप ही क्या बताऊँ, इस हॉस्टल में हम पिछले साल रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ माह से सख्त ताजिज़ आए हुए हैं। वार्डन भी चेंज हो गई और स्टाफ भी। वहाँ सारा माहौल ही ख़राब हो गया। वेरी सैड। सामने बैठी औरत ने अफसोस का इजहार किया। अब आप समझ सकती हैं ऐसे हालात में हमारा वहाँ रहना कितना मुश्किल है। आखिर में गज़ल ने गहरा सांस लेकर मज़लूम शक्ल बना ली। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। दरअसल हमारी एनेक्सी खाली है, 2 कमरे हैं, किचन बाथ। हमारा किराए पर देने का तो कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हें इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा। इमन ने गौर से सामने बैठी औरत का जायज़ा लिया। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। वो काफ़ी खुशशक्ल खातून थी। मेरे बच्चों को शायद ये बात पसंद ना आए, क्योंकि वो पहले ही अपनी प्राइवेसी के मामले में काफ़ी कॉन्शियस है। दूसरे वो लोग काफ़ी शरारती, हर एक के साथ मजाक करना उनकी आदत है। हत्ता कि हमारी काम वाली रुकैया के साथ भी नोक झोंक रहती है। हो सकता है तुम लोगों को भी मजाक का निशाना बनना पड़े।
कोई प्रॉब्लम नहीं आपी, मैं खुद काफ़ी शरारती हूँ। कमरा मिलने का सुनकर गज़ल के बुलंदो बाला कह के अचानक उमड़ पड़े थे, जबकि एमन ने नागवारी से पहलू बदला। ठीक है, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई मसला नहीं, बल्कि मेरी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे एक बात के लिए बेफिक्र रहो, मेरे बच्चे शरारती ज़रूर है लेकिन शरीफ हैं। उनके लहजे में एतमाद महसूस करके एमन फिर उनका चेहरा देखने पर मजबूर हो गई। अच्छा शबाना आपी, किराए की बात कर लें। मैंने कहा ना गज़ल, पैसों का मसला नहीं, बल्कि तुम लोगों के आने से मेरी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपी, गज़ल अब जोर देने लगी, जबकि वो खामोश तमाशाई बनी कभी गज़ल को और कभी उसकी शबाना आपी को देख रही थी। अच्छा चलो 4,000। गज़ल बेसाख्ता खुश हो गई थी, जबकि एमन ने आंखें सुकेड़कर उनका मुस्कुराता चेहरा देखा। सारा रास्ता गज़ल चहकती रही, अपनी कामयाबी पर वो खुद ही अपने आप को सराह रही थी, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। कल उसे घर जाना था, इसलिए हॉस्टल पहुंचते ही वो अपना सामान पैक करने लगे। अगले संडे को हम गनी हाउस में मिलेंगे, गज़ल ने अपना बैग तैयार करते हुए उसे इतला दी। मैं वहाँ नहीं आऊँगी। उसके दो टोक और संजीदा अंदाज पर गज़ल ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? वजह तुम जानती हो। कम ऑन एमन, हो सकता है वो दोनों वहाँ मेहमान आए हों और शबाना आपी को देखकर तुम्हें लगता है उनके बच्चे इतने बड़े होंगे। चलो अगर हों भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने एनेक्सी में रहना है जो घर से फासले पर है। फ़र्क पड़ता है गज़ल, उस घर में आदमी मौजूद है तो। अब गज़ल ने उसे गुस्से से देखा तो वो होंठ भींच कर रह गए। इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए, जब हम अपने काम से काम रखेंगे तो दूसरे भी हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो बैग बंद करके अब अपने बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। तुम खुद सोचो, वो अब्दुल हमीद के घर हम तुम्हारे पापा के हवाले से गए थे तो वो एक कमरे के 10,000 मांग रहे थे, जबकि ये तो बाकायदा एक पोर्शन है, फिर भी 4,000। एमन के नुक्ते पर गज़ल ने बाकायदा सर पीट लिया। कितनी शक्की हो तुम, हर बात का मनफी पहलू देखना तुम्हारी आदत हो गई है, कभी मस्बत भी सोच लिया करो। उन्होंने बताया था ना कि पैसा उनका मसला नहीं, वो सिर्फ बोरियत दूर करना चाहती हैं। प्लीज़ गज़ल, हम कहीं और कमरा देख सकते हैं, किसी दूसरे हॉस्टल में। बिल्कुल नहीं, उसके मलतूजी अंदाज पर गज़ल दो टोक अंदाज में बोली। पहले ही तुम्हारी बात मानकर पछता रही हूँ। इस हॉस्टल की इतनी बदनामी हो चुकी है कि मज़ीद वहाँ रहना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, और वो एरिया भी मुझे पसंद है, लोग भी अच्छे हैं, वहाँ भी ईजी फील करूँगी। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगी, मर्ज़ी है तुम्हारी। गज़ल ने जवाब देकर करवट बदल ली तो उसने भी लाइट ऑफ कर दी। लाउंज में कदम रखते ही उसकी बेजार तबीयत मज़ीद मकदर हो गई। उसके बहन भाइयों और उनके बच्चों से भरा ये लाउंज उस वक्त मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रहा था। कहने को तो नाश्ता हो रहा था, लेकिन कान पर यह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बुड़बड़ाते हुए वापस कमरे में आ गई। उसे हमेशा से शोर गल से चिढ़ थी। जब तक यहाँ थी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद अब ये आवाज़ें उसे सख्त गिरा गुजरती थी। उसकी किस्मत पता नहीं कहाँ से लड़के उनके हॉस्टल में घुसे, फिर पुलिस रेड और इसके बाद कुछ ना कुछ होता रहता था। अब तो हॉस्टल अच्छा खासा बदनाम हो चुका था। वो लोग जितने चाहें अच्छे हों, लेकिन हमेशा बद से ज़्यादा बदनाम बुरा होता है। और ऊपर से गज़ल ने जो घर देखा था वो भी उसे रहने के लिहाज से ठीक नहीं लग रहा था। पिछले हफ्ते से वो यहाँ थी और मज़ीद कितने दिन यहाँ रहना था वो नहीं जानती थी। वो लेटने वाली थी जब दरवाज़ा खुलने पर उठकर बैठ गई। गज़ल का फ़ोन था। सादिया बेगम के बताने पर उसने गहरा सांस लेकर सर झुका लिया। तुम कह रही थी कमरे का बंदोबस्त नहीं हुआ, जबकि वो बता रही काफ़ी कम पैसों में बहुत अच्छी जगह कमरा मिला है। उनके इस्तफसार पर वो खामोशी से नाखूनों से खिलती रही। एमन, अम्मी मुझे वो जगह पसंद नहीं, और गज़ल उसे तो हर जगह हर चीज़ में एडवेंचर नज़र आता है, जबकि मैं उन एडवेंचर्स को हिस्सा बनना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या कोई परेशानी वाली बात है? एमन ने उनका परेशान चेहरा देखकर सर नफ़ी में लाया। बहरहाल वो उन्हें उन लड़कों के मजाक के बारे में बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं कोई और जगह ढूंढ लूँगी। उसके कहने पर सादिया बेगम ने जिन नज़रों से उसे देखा था वो खुद ही शर्मिंदा होकर नज़रें चुरा गई। वो कितनी बहादुर थी सब जानते थे, और जब से गज़ल से उसकी दोस्ती हुई थी वो बिल्कुल उस पर इत्तफा करके बैठ गई थी। देखो बेटा, तुम जानती हो मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें इतनी दूर अकेले पढ़ने की इजाज़त दिलवाई है, और ये मेरी ही नहीं तुम्हारी भी ख्वाहिश थी। 1 साल गुजर चुका और ये 1 साल भी जैसे तैसे गुजार लो। यूँ हिम्मत हार कर बैठ जाने से तुम अपनी 1 साल की मेहनत और मेरी ख्वाब दोनों को मलिया मेट कर दोगी। जहाँ तक गज़ल की बात है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मूडी ज़रूर है लेकिन समझदार है। उसे उनके ख्याल से इत्तेफाक नहीं था। इस खामोश रही। उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझकर वो मुतमईन होकर बाहर निकल गए तो वो गहरा सांस लेकर रह गए। गज़ल से उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले रोज़ हुई थी। उस दिन वो हमेशा से ज़्यादा नर्वस थी। वो सनी दोस्ती करने में वो हमेशा सिफर रही थी, इस वजह से आज अकेली थी। इतने सारे लड़के लड़कियां देखकर शायद वो रो रही थी। जब अचानक गज़ल उससे टकरा गई, उसकी निस्बत वो काफ़ी पुरएतमाद थी। एमन को उसका एतमाद भाया था और उसे एमन में
पता नहीं क्या अच्छा लगा था। इमन के कहने पर उसने हॉस्टल ज्वाइन किया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसके साथ रहकर वो भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, जिसका वाज़ेह सबूत उस घर में अकेले जा घुसना था। लेकिन इसके बावजूद वो गज़ल के जैसी बाएतमाद कभी नहीं हो सकती थी। यूनिवर्सिटी में भी सारा वक्त वो उसके साथ ही चिपकी रहती। उसे खुद से काफ़ी शिकायतें थी, लेकिन गज़ल से मिलने के बाद बात तो उसकी उनकी फ़हरिस्त काफ़ी तवील हो चुकी थी। गज़ल 2 दफ़ा उसके साथ उसके घर आई थी। वो जो उस घर में पैदा हुई थी, जिनके साथ उसका खून का रिश्ता था, जो वो आज तक उनसे इस तरह घुल मिल नहीं सकी थी जिस तरह वो 1-2 मुलाकातों में उनकी हर दिल अजीज़ हो गई थी। गज़ल को लोगों की तवज्जो खींचनी आती है। इस सोच के साथ जहाँ उस पर गज़ल की एक और खूबी आशिकार हुई थी, वहीं अपनी और एक कमी का इदराक भी हुआ था। गज़ल का कुछ लाहौर में ही था, घर लाहौर में ही था, लेकिन इसके बावजूद वो हॉस्टल में रहती थी। इस बारे में उनके दरमियान सिर्फ एक दफ़ा बात हुई थी। गज़ल ने बताया था वो किसी वजह से अपनी मम्मी डैडी से नाराज़ है, इसलिए उनसे अलग रह रही थी। जबकि हर वीकेंड पर वो घर जाती भी थी। वो हैरान हुई थी, लेकिन दोबारा उससे कुछ पूछना उसे मुनासिब नहीं लगा था, और उसे देखकर अंदाज़ा होता था उसका ताल्लुक़ अपर क्लास से, और इस क्लास में ऐसी बातें शायद आम हों। तेज़ बरसती बारिश ने जहाँ गर्मी और हब्स का तोड़ किया था, वहीं मौसम पर खुशगवार असर डाला था। उसने ठंडी हुई चाय के 2 बड़े-बड़े घूंट अपने अंदर उतारे। उस वक्त वो हर सोच से बेपरवाह भीगे भीगे मौसम को एंजॉय कर रही थी। नाज भाभी की चीखती हुई आवाज़ पर उसने कदर चौंक कर सामने बने 3 कमरों पर मुश्तमिल अपने उस पोर्शन को देखा जहाँ उसके तीसरे नंबर वाले भाई अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। उनका घराना जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत रह रहा था। उसके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जबकि उसका नंबर 7वां और आखिरी था। उसका अपना ज़ाती ख्याल था कि वो बिल्कुल फजूल में इस दुनिया में आ गई थी। उसके तीनों बहन भाई शादीशुदा थे। बड़े दोनों भाई इकट्ठे रहते थे, 4-4 बच्चों समेत। दोनों का काम भी मुश्तरका था। तीसरे भाई फयाज़, वो बीए इंग्लिश के साथ, लेकिन उन्हें अभी तक भी काफ़ी नाज था, और उनकी बेगम नाज भाभी बीए विद इंग्लिश सप्ली, और उन्हें भी अपने इस अंधे काने ग्रेजुएट पर काफ़ी गरूर था। यही वजह थी कि वो अपनी दोनों मैट्रिक पास जेठानियों के साथ गुजारा नहीं कर सकी, और 3 माह बाद ही अलहदा पोर्शन बनवाकर अपने मियाँ के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई, और अब अक्सर अपने बच्चों को पीट कर गाली गलौज करके अपने पढ़े लिखे होने का सबूत देती रहती थी। और जहाँ तक उसकी बहनों का ताल्लुक था, वो भी एफए तक रो पीट कर पहुँच गई थी और अब अपने अपने घरों में मगन थी। और जब कभी वो तीनों बमालो अयाल आ जाती तो वो सोचती थी कि महकमा बहबूद आबादी वालों को उनके घर का एड्रेस ज़रूर पता होना चाहिए। जहाँ तक उसकी बात थी, जब तक वो बड़ी हुई, बहन भाइयों के खुद अपने इतने घरेलू झमेले थे कि उसकी तरफ ध्यान देने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। बाप का लफ्ज़ उसने सुना था, उसकी पैदाइश के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो सिर्फ उन्हें तस्वीरों की हद तक जानती थी। हाँ, उसे अपनी माँ से लगाव ज़रूर था, बाकी सबसे तो वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर काफ़ी दूर थी। आला तालीम हासिल करने का उनके घर में कोई रवाज नहीं था। पढ़ाई से ख़ास रग़बत तो खैर उसे भी नहीं थी। उसे अच्छी तरह याद था वो 8वीं में थी। उसकी चच्ची, जो उसी बड़े से घर के दाएं तरफ बने पोर्शन में अपने बड़े आदिल और बेटी रना के साथ रहती थी, वो उनसे बहुत मुतासिर थी। ऊंची लंबी गोरी सी तस्नीम चच्ची, जो बहुत धीमा धीमा बोला करती थी। उनके घर का माहौल उसे बहुत पसंद था, पुरसुकून और साफ़ सुथरा। उन लोगों के बरक्स तस्नीम चच्ची के बच्चे काफ़ी लायक और सुलझे हुए थे। उसके चचा सऊदीया में जॉब करते थे, हर साल ईद के मौके पर आते थे। तब वो और चच्ची उनकी तरफ ज़रूर आते थे। वो भी ईद का एक दिन था जब बातों ही बातों में चच्ची ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आदिल के लिए बहुत पढ़ी लिखी बीवी लाएंगे। अगरचे वो छोटी थी, लेकिन फिर भी चौंक गई। उसने हैरत से आदिल का चेहरा देखा, जो उन दिनों फर्स्ट ईयर में था। उसकी मुस्कुराहट ने उसकी माँ के बयान की तस्दीक कर दी थी। इसके बाद बात आई गई होगी, लेकिन उसके जहन में जम गई। शायद इसलिए कि वो चच्ची के करीब, बल्कि उनके घर का हिस्सा बनना चाहती थी। मैट्रिक में जब उसने 700 से ज़ायद नंबर लिए तो घर वालों ने सरसरी सा सुना, लेकिन जब चच्ची ने उसे प्यार करने के साथ 500 का नोट थमाया तो उसे लगा उसकी मेहनत वसूल हो गई। और आज वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स कर रही थी। गहरा सांस लेकर उसने कप गमले के पास रख दिया और दाएं तरफ बने पोर्शन को देखने लगी। तभी गेट से कोई अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़रें आने वाले पर जम सी गई। उसने भी उसे देख लिया था, लेकिन उसे हैरत तब हुई जब वो अंदर जाने के बजाय उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो खामखा कंफ्यूज होने लगी। हेलो। बरसती बारिश में वो भागकर उसकी तरफ आया था, लेकिन फिर भी काफ़ी गीला हो गया था। कपड़े झाड़कर वो उससे कुछ फासले पर बैठ गया। तुम कब आई? काफ़ी दिन हो गए हैं। उसकी नज़रें उसके गीले बूटों पर थीं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। वो शायद हैरान हुआ था, या उससे ही लगा था। मैं 2-3 बार आई थी, लेकिन आप घर पर नहीं थे। हाँ, नई जॉब है, इसलिए ज़्यादा बिजी हूँ। उसके कहने पर वो सर हिलाकर अपने करीब रखे कमरे को देखने लगी। मुसलसल खामोशी पर उसने नज़रें घुमाकर आदिल को देखा, और उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? वो चौंक सी गई। जी ठीक। बड़ी दिक्कत से उसके मुँह से निकला। सच इमन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम एमए कर रही हो, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मास्टर्स कहलाने लगो।
वो मुस्कुराते हुए कह रहा था और वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। उसके सेल फोन की बजी तो वो खड़ा हो गया। अम्मी समझ रही है मैं अभी तक पहुंचा नहीं, तुम भी चलो खाना इकट्ठे खाते हैं। उसने सर उठाकर आदिल को देखा और उसके साथ चल पड़ी, और जो फैसला वो इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी वो आदिल के मुंह से निकलने वाले 2 जुमलों ने करवा दिया था। वापसी पर वो अपना सामान पैक कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उनका दिल चाहा अपना सर पीट ले। उन्होंने गुस्से से उन दोनों को देखा जो बेड के बजाय कारपेट पर औंधे मुंह लेटे थे। सोफ़ों के सारे कुशन, तकिए, चादरें, पेप्सी के टन, चॉकलेट के रैपर, सीरीज़, रिमोट, ये सब सामान उनके गिर्द बिखरा था। उन्होंने स्लेट के साथ पंखा भी बंद कर दिया और खुद सोफ़े पर बैठकर उनके उठने का इंतज़ार करने लगे। और वो वही हुआ जो कुछ देर बाद वो करवट पर करवट बदल रहे थे। सबसे पहले उनकी नज़र उस पर पड़ी थी तो वो सटपटा कर उठ बैठा। साथ ही मून का कंधा भी ज़ोर से हिलाया। उसने गुस्से से एक नज़र ओन देखा जो आंख से इशारा कर रहा था। वो उसके इशारे की सिम देखने लगा और शबाना पर नज़र पड़ते ही सीधा हो गया। सुबह बखैर भाभी माँ, उसका कहना गज़ब हो गया। बरखुरदार, ये सुबह नहीं दोपहर का 1 बज रहा है। हद होती है किसी चीज़ की, सारी सारी रात जागते रहते हो और सारा सारा दिन सोए रहते हो। इंसानों वाली कोई एक सिर्फ तुम दोनों में नहीं पाई जाती। 1 हफ्ते से इस कमरे में सफाई नहीं हुई। हशर देखो कमरे का। उनके अंदाज दोनों नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। रज़िया कब से इंतज़ार में बैठी है, दरवाज़ा खुले वो साफ़ करे। वो नौकर लगी है तुम्हारी, तनख्वाह लेती तो है। ऑन फ़ौरन बोला, फिर उनकी तरफ घुमा देखकर चुप कर गया। और ऑन, तुम क्या मून के कमरे में शिफ्ट हो गए? अपने कमरे में क्यों नहीं सोते? अपने साथ साथ उसे भी बिगाड़ कर रख दिया है। इस इल्ज़ाम पर वो तड़प ही उठा। इतने भी भोले नहीं आपके देवर मोहतरम, 7 लोगों को बिगाड़ कर बैठने वालों में से है। ऑन ने गुस्से से मासूम बने मून को देखा। बहरहाल इस वक्त मैं कुछ और बात करने आई हूँ। एनेक्सी मैंने किराए पर दे दी है, सुनो। उन दोनों को मुंह खोलता देखकर उन्होंने फ़ौरन हाथ उठाकर उन्हें बोलने से रोका। और यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं होगी क्योंकि वो 2 लड़कियाँ, उन्हें मजबूरी थी। मैं जानती हूँ तुम दोनों शरारत से बाज नहीं आ सकते, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि शरारत और बदतमीज़ी के फ़र्क का तुम दोनों को इल्म होगा। वो लड़कियाँ हमारे घर में रहेंगी, इसलिए हमारी भी इज्जत होगी। बात मुकम्मल करके वो खड़ी हो गई और 10 दीदा नज़रों से दोनों के चेहरे देखे। ऑन का फूला हुआ चेहरा बता रहा था उसे ये सब पसंद नहीं आया, जबकि मून के चेहरे से किसी किस्म का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। और वो टोनी रात को आया था, कहाँ गया? वो चले गए। टोनी रात को आया था, ऑन ने नरूठेपन से जवाब दिया। वो सर हिलाती बाहर निकल गई। मून वॉशरूम में घुस गया। जब वो बाहर निकला, ऑन सोफे पर तने हुए चेहरे के साथ बैठा था। तुम्हें क्या हुआ? आपको नहीं पता? आपने मामा को मना क्यों नहीं किया? रोक सकता था अगर वो लड़कियां ना होती। और फिर तुम खुद सोचो, लड़कियां अगर खूबसूरत हुई तो। ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से उसने मुस्कुराती नज़रों से ऑन को देखा जो उसे देखकर अब मुस्कुरा रहा था। चाय नमाज समेटकर वो बिस्तर पर बैठकर गज़ल का इंतज़ार करने लगी जो कब से बाथरूम में घुसी हुई थी। उसे यहाँ आए 3 हफ्ते होने वाले थे और जो अंदेशे उसे यहाँ आने पर लाक थे वो ख़त्म नहीं हुए थे, पर कम ज़रूर हो गए थे। शबाना आपी, जिनके किराया कम मांगने पर उसने कभी शक का इजहार किया था, उन 3 हफ्तों में उनसे 4-5 मुलाकातों में वो अपनी सोच पर बारहा शर्मिंदा हुई थी। ज़रूरी तो नहीं है हर कोई मतलब परस्त हो। उनको देखकर वो हर बार यही सोचा करती थी। और वो दोनों लड़के जिनसे पहली बार यहाँ मिली थी वो वाकई चचा भतीजा थे। ये और बात है कि उनके मबैन सिर्फ 3 साल का फ़र्क था। चचा का नाम मून था जो MBA करने के बाद अभी तक फारिग थे, और भतीजे का नाम ऑन था जो MBA के रिज़ल्ट के इंतज़ार में फारिग था। शबाना आपी के शौहर का नाम शोएब गनी था जो इस घराना के सरपरस्त थे। ये सब मालूमात उसे गज़ल से मिली थी, और यहाँ भी गज़ल अपनी खूबी की वजह से हर दिल अजीज़ हो चुकी थी। ना सिर्फ शबाना आपी से बल्कि मून और ऑन से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जबकि वो उन दोनों से अभी तक मिली नहीं थी और मिलना चाहती भी नहीं थी। काश ही 1 साल पलक चपकते गुजर जाए। उसने सर उठाकर एक अनहोनी सी ख्वाहिश की, तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चौंक कर सीधी हुई। कौन हो सकता है? वो हैरान हुई और शबाना आपी को सोचती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो धक से रह गई। सामने खड़ा शख्स उसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर उसने अपने पीछे देखा और फिर जो चेहरा उसके पीछे नमूदार हुआ उसे देखकर उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। ज़हर नसीब, आप यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे सामने खड़ी हैं। मून एकदम मुस्कुराते हुए उसके मुकाबिल आ गया तो वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। उसने घबराहट में दुपट्टा ठीक करना चाहा जो पहले ही सर पर सख्ती से जमा हुआ था। अरे तुम दोनों! अचानक गज़ल की आवाज़ पर उसने सुकून का सांस लेकर पीछे देखा। तो ये है तुम्हारी फ्रेंड? हाँ यही है। ऑन के पूछने पर गज़ल ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम आज बाहर नहीं आई तो हम तुम्हारा पता करने चले आए। मून के कहने पर उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ उठी। वह दोनों चेहरे पर शरारत लिए उसकी तरफ मुतवज्जे थे। वो मज़ीद किसी पर नज़र डाले बगैर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लगता है तुम्हारी दोस्त को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ठीक समझे हो? मून के कहने पर गज़ल अपने अज़ली मुँहफट अंदाज में बोली।
अजनबियों से और ख़ास तौर पर लड़कों से बिल्कुल भी मुखातिब नहीं होती और पहली मुलाकात में जो इम्प्रेशन तुम दोनों उससे दे चुके हो, अच्छा खासा चिढ़ती हैं वो तुम दोनों से। अच्छा, कमरे में दाखिल होने से दरवाज़ा बंद करने तक उसने गज़ल की बात और मून की अच्छा को बहुत अच्छी तरह सुना था। हो गई आपकी सुबह? ऑन ने अंदर दाखिल होते हुए टोनी को मुस्कुराहट से नवाजा तो वो भी मुस्कुराता उसके करीब कुर्सी पर बैठ गया। चाय? ऑन के पूछने पर वो सर इस्पात में हिलाकर अपनी पेशानी मसलने लगा। मून अभी उठा नहीं, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और चाचू की सुबह 12 बजे से पहले नहीं होती, और भाभी वो भी सो रही हैं। ऑन के कप खिसकाने पर वो कप उठाकर टेरेस पर निकल आया। रात तो आप काफ़ी टर्न लग रहे थे, आते ही सो गए। बाय द वे ये काम कब से शुरू किया है? टोनी शर्मिंदा होकर कप होंठों से लगा लिया। बस यार, कल मेरे कॉलीग के घर पार्टी थी, उसने ज़बरदस्ती पिला दी, इसलिए तो घर नहीं गया। शोएब भाई, भाभी या मून में से किसी को पता तो नहीं चला? उसकी तशवीश महसूस करके ऑन ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुस्कुराकर वापस चाय पीने लगा, जबकि ऑन अब्रू अचकाकर रह गया। ये लड़की कौन है? टोनी की हैरान आवाज़ पर ऑन ने तो उसको जैम लगाते हुए उसका चेहरा देखा। गज़ल होगी। गज़ल का रंग काफ़ी गोरा है, ये तो गोल्डन ब्यूटी है। अच्छा, ईमन होगी। ये कौन है? ऑन ने मुड़कर टोनी की तरफ देखा और खुद भी टेरेस पर चला आया, जहाँ ईमन अपने घने बालों की चोटी में बांधे बड़े नमाक से नोट्स पढ़ने में मगन थी। गज़ल की दोस्त है, उसका लहजा सरसरी था, ब्यूटीफुल। और ने अपने गौर से टोनी को देखा, जो काफ़ी नमाक से नीचे देख रहा था। वो आपके टाइप की नहीं। अब टोनी ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराकर खाली कप उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ये पकड़ो, मैं गज़ल से हेलो हाय कराऊं। उसके जाने के बाद ऑन ने दोबारा नीचे देखा, जहाँ गज़ल अपने शोल्डर कट बालों में तेज़ी से ब्रश चलाती हुई ईमन से कुछ कह रही थी। हेलो तलत साहब, गज़ल की शोख आवाज़ पर अपने बैग की तरफ बढ़ता उसका हाथ एक पल के लिए रुका। उसने तिरछी नज़रों से आने वाले को देखा, जो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए गज़ल की तरफ मुतवज्जे था। एक और नमूना। उन नागवारी से मुँह में बदबदा कर रह गई। गज़ल, आपने हमारा इनसे तारुफ तो करवाया ही नहीं। ओह हाँ, ये मेरी फ्रेंड ईमन है और ये मून के फ्रेंड डॉक्टर तलत उर्फ टोनी है, आई स्पेशलिस्ट, इसलिए नज़रें इनकी काफ़ी तेज़ हैं। आखिरी जुमले पर गज़ल ने कहका लगाया तो वो भी मुस्कुरा दिया, जबकि वो कुफ़त महसूस करते हुए मुस्कुरा भी ना सकी। तेज़ नज़रें ज़रूर है, लेकिन जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उन्हें हम पलकों पर बिठाते हैं। ईमन ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। चले, देर हो रही है, गज़ल से कहकर खुद उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सुबह जिस टेस्ट को लेकर वो परेशान थी, वापसी पर भी उसकी वजह से मूड ऑफ था, जबकि टेस्ट गज़ल का भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इसके बरक्स वो मुतमईन थी। शायद इत्मीनान मेरी किस्मत में ही नहीं। सारा रास्ता वो इस बारे में ही सोचती रही। गेट के अंदर दाखिल होते उसकी बेजारी मज़ीद सवा हो गई। मून रोज़ के जीन्स और टी शर्ट के हुलिये के बरक्स काफ़ी फॉर्मल किस्म की तैयारी में था। वाह भाई, आज तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। गज़ल की चहकती हुई आवाज़ पर बख्तियार अली को तंग करता मून सीधा हुआ और उस पर नज़र पड़ते ही वो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ईमन ने नागवारी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं तो शुरू से ही हैंडसम हूँ। वो अब गज़ल के सामने खड़ा हो गया था, इसीलिए तो काफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। अब असूलन मुझे भी तुम्हारी तारीफ़ करना चाहिए। ज़रूर। गज़ल मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तुम भी हमेशा की तरह किसी शायर की सौरीली गज़ल लग रही हो। ओह, गज़ल अपना मखसूस खनकता हुआ कहका लगाया। गज़ल की तो हमेशा से ही ऐसी आदत थी, लेकिन आज ईमन को उसकी आदत जहर लग रही थी। गाड़ी उसने गेट के बिल्कुल करीब खड़ी की हुई थी और निकलने का जो थोड़ा बहुत रास्ता था उसके आगे वो खुद फैल कर खड़ा था। और भाई एमी, तुम्हारे मिजाज कैसे हैं? ईमन के तलवों पर लगी सर पर बुझी। एक तो पहली बार किसी ने उसका नाम बिगाड़ा था, दूसरा उसका अंदाज जो बेतकल्फ़ी लिए हुए था वो उसे भड़काने को काफ़ी था। माइंड योर लैंग्वेज, मेरा नाम ईमन है। वो शोला बार नज़रों से उसे देखने लगी, जो काफ़ी महजूज नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे यहीं चाहता। देखो, जल जल कर रंग कैसा सांवला हो गया। लगता नहीं गज़ल की दोस्ती का तुम पर कोई असर हुआ है। ईमन ने कसीली नज़रों से गज़ल को देखा, जो मुसलसल हंस रही थी। रास्ता दें, कहाँ तक आने का? उसने हैरान होकर अपने दिल की तरफ इशारा किया। ईमन का बस नहीं चल रहा था उसकी गर्दन मरोड़ दे। उसने सारा गुस्सा हाथ में पकड़ी फाइल पर निकाला। मुन्ने मुस्कुराती नज़रों से फाइल को मरोड़ती सुर्ख चेहरा लिए खड़ी ईमन को देखा और पीछे हट गया। वो तेज़ी से वहाँ से निकली थी। प्यार मानो सी आवाज़ पर उसने कोफत से आंखें खोली। गज़ल का सेलफोन बज रहा था। उसने खौफदीदा आंखों से कमरे में गज़ल को तलाश करना चाहा। उसकी घर मौजूदगी महसूस करके वो उठकर बैठ गई। वॉशरूम से बाहर निकलकर उसने घड़ी को देखा, जहाँ शाम के 5 बज रहे थे। वो किचन में जाने वाली थी जब मोबाइल फिर बज उठा। स्क्रीन पर इरफान का नाम चमक रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही। जब फ़ोन खामोश नहीं हुआ तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर एक तूफान मचा था। मून, ऑन और टोनी क्रिकेट के नाम पर शोरगुल मचा रहे थे। उस पर नज़र पड़ते वो तीनों एक साथ खामोश हुए। वो जो उन्हें नज़रअंदाज करती हुई गज़ल की तरफ बढ़ रही थी, कंफ्यूज होने लगी। फ़ोन गज़ल को पकड़ाकर वो बमुश्किल से एक कदम चली थी कि रबड़ की गेंद उसका बाजू शल कर गई। उसके मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली।
उसने दांतों तले होंठ दबाकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। टोनी बैट हाथ में लिए परेशानी से उसकी तरफ भागा। उसके पीछे बाकी सब भी आए थे। मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। टोनी की शर्मिंदा आवाज़ पर उसने आंसुओं से लबरेज नज़रें उठाई। इसका इरादा बस 6 लगाने का था और 6 हो गया, मैं उनके कहने पर ऑन बोला। उसके बाद दोनों के कहकों पर उसने होंठ लिए। दिखाए बाजू। टोनी ने उसका बाजू पकड़ना चाहा तो वो पीछे हटी। ठीक हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से उसने ये अल्फाज अदा किए, वरना दिल तो खरी खरी सुनाने को चाह रहा था। वहाँ तो वो बहादुरी का मुजाहरा करके आ गई थी, लेकिन अंदर आते उसने बेतहाशा सुर्ख होते बाजू को देखा और रोना शुरू कर दिया। मारे तकलीफ के देर तक आंसू बहाती रही। रात को देर से सोई थी, इस वजह से सुबह आंख नहीं खुली। 10 बजे उसकी आंख खुली तो गज़ल जा चुकी थी। कुछ देर वो कसरमंदी से लेटी रही, फिर नहाकर किचन का रुख किया। वो बिरयानी को दम देकर निकली ही थी कि गज़ल अंदर दाखिल हुई। आज बड़ी जल्दी गई। हाँ, तुम नहीं गई तो क्लास लेने को दिल नहीं चाहा। इमन मुस्कुराती हुई अपने इस्त्रीशुदा कपड़े समेटने लगी। ये किसने दिया है? इमन ने शरारत से गज़ल के हाथ में थामे सुर्ख गुलाबों के बुक्के को देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी ऐसी किस्मत का, ये तुम्हारे लिए किसी ने दिया है। मेरे लिए किसने? उसने हैरानी से पूछा। वो आज टोनी आया था यूनिवर्सिटी तुमसे मिलने, कह रहा था कि उसकी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, घर में तुम मिलती नहीं हो, इसलिए वो अयादत के लिए यहाँ आ गया। गज़ल के शरारती लहजे पर कुछ पल तो वो खामोशी से उन फूलों के साथ लगे गेटवेल सुन के कार को देखती रही। अगले पल उसने पढ़े बगैर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गज़ल बगैर किसी रद्द-ए-अमल के उसे देखती रही। अगर वो ये फूल मुझे देता तो मैं उसके मुंह पर दे मारती। वजह? गज़ल के सवाल पर वो गुस्से और नासमझी से उसे देखने लगी। मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? इसमें गलत क्या है? उसने बड़े महज़ब तरीके से तुमसे सॉरी किया। मुझे तो इसमें कोई बदतमीज़ी नज़र नहीं आती। वो खामोश रही। मून और रॉन से तुम्हारी चिढ़ की वजह समझ में आती है, क्योंकि तुम फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन वाली बात पर इत्तफाक करके बैठ चुकी हो। हालांकि 6 माह तो हो चुके हैं मैं यहाँ आए, मुझसे तो उन्होंने कभी बदतमीज़ी नहीं की। वहाँ दोनों शरारती ज़रूर हैं, और ये टोनी, ये तो बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है, बल्कि काफ़ी महज़ब इंसान है। मुझे उनकी क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं। तुमने देखा नहीं उन दोनों को? बगैर किसी वजह के मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वो दोनों तुम्हें इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि तुम चिढ़ती हो। तुम खुद सड़ा हुआ मूड बनाकर उन्हें तंग करने का मौका फराहम करती हो। मेरा बिहेवियर उनके साथ फ्रेंडली है, वो दोनों मेरे साथ तो नॉर्मल बिहेव करते हैं। तुम इस तरह बिहेव करती हो तो लगता है खुद को नुमाया करने की कोशिश कर रही हो। गज़ल के इल्ज़ाम पर उसकी परेशानी पर बल नमूदार होने लगे। गज़ल उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। ये मैं जानती हूँ, तुम बाय नेचर रिजर्व सी हो, और तुम जिस माहौल का हिस्सा हो वहाँ लड़के लड़कियों का यूँ आज़ादाना बात करना मायूब समझा जाता है, लेकिन ये तीनों जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ लड़के लड़कियों की दोस्ती को बुरा नहीं समझा जाता। ऐसे में तुम्हारा यूँ दूर दूर खिंचा खिंचा रहना उन तीनों को तुम्हारी तरफ खींचता है। गज़ल कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई, जबकि वो खामोशी से बिखरे हुए फूलों को घूरने लगे। नोट्स पढ़ने के साथ साथ उसकी वॉक भी जारी थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके बार बार उसकी तवज्जो भटका रहे थे। आखिरकार उसने नोट्स बंद कर दिए। आज गज़ल भी अपने घर गई थी, और अभी कुछ देर पहले शायद आपी भी बाहर गई थी। शाम के साए फैल चुके थे। आज किसी ने लॉन की लाइटें भी ऑन नहीं की थी। अंधेरे और तन्हाई से वैसे ही उसकी जान जाती थी, अब भी तन्हाई के एहसास ने माहौल की खूबसूरती को पल में गायब कर दिया। वो टैक्सी में जाने के बजाय लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर गज़ल का इंतज़ार करने लगी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने बेसाख्ता मुड़कर देखा। मुन उंगली में की चेन घुमाता हुआ बाहर निकला था। उसका इरादा शायद बाहर जाने का था। अचानक उसकी नज़र हेमन पर पड़ी तो हेमन ने जल्दी से गर्दन घुमाकर नोट्स पकड़ लिए। हाय एमी, वो उसके करीब आकर ज़ोर से बोला तो वो खुद को बेनियाज जाहिर कर रही थी। अपनी जगह उछल पड़ी। बेइंतहा गुस्सा आने के बावजूद वो खामोश रही। वो अपना गुस्सा जाहिर करके उसे मज़ीद कोई मौका देना नहीं चाहती थी। उसे यूं ही खामोश बैठा देखकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया तो वो जी भर कर बदमज़ा हुई। डर के मारे वो अंदर भी नहीं जा रही थी। एमी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो नहरे से उसे देख रहा था, जो ना तो आज उसे गुस्से से घूर रही थी, हत्ता कि अपना नाम बिगाड़ने पर भी खामोश थी। लगता है तुमने नैक्सी वाला भूत देख लिया, जो तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। और वो जो खुद को लापरवाह जाहिर कर रही थी, भूत के नाम पर वो चौंक गई, और वो जो काफ़ी गौर से उसे देख रहा था उसके चौंकने पर खुलकर मुस्कुरा दिया। यहाँ नैक्सी में एक भूत रहता है। यह नैक्सी काफ़ी अरसे से बंद थी, जानती हो क्यों? उसकी आवाज़ सरगोशी में बदली तो हेमन की नज़रें बेख्तियार उसके चेहरे पर टिक गई। एक्चुअली इस नैक्सी में जो भूत रहता है उसे खूबसूरत लड़कियों से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए तो भाभी ने इतने कम पैसों में तुम दोनों को यह नैक्सी दे दी। खौफ के मारे वो रोने वाली हो गई। अभी वो ठीक तरह से अपने तेज़ी से धड़कते दिल को संभाल भी नहीं पाई थी कि एक मुर्दा चूहा उसकी आंखों के सामने लहराया, जिसकी दुम को चुटकी से थामा गया था। उसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। उसके बाद हवासी से उठने पर कुर्सी पीछे उलट गई थी। अरे अमन, देखो तो कितना खूबसूरत है। ऑन वो मुर्दा चूहा उठा उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऑन बेटा, ऐसे क्या दिखा रहे हो? एमी के हाथ में पकड़ाओ।
मोहन के कहते ही वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो उसी तरह चीखती और नैक्सी की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद करके वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। कितनी देर गुजर गई जब कोई आवाज़ ना आई तो उसने डरते डरते ज़रा सा दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई नहीं था। उसने गर्दन बाहर निकाल कर झांका। सारा लॉन वीरान पड़ा था। अभी वो मुड़ी ही थी जब किसी ने उसका हाथ थामा। एक चीख के साथ वो वापस मुड़ी और मुड़ते उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। ताही मकरू चेहरा उसके करीब था। आंखें बंद किए वो चीखने लगी थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पर वो गिरफ्त ख़त्म हो गई। इमन क्या हुआ? अपने करीब शबाना आपी की घबराई हुई आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी और अगले ही पल उसे अपनी आंखें खोलने पर अफसोस होने लगा। शोएब भाई के साथ टोनी और गज़ल भी खड़े थे। तुम चीख क्यों रही थी? गज़ल के पूछने पर उसने लॉन की तरफ देखा। सारा लॉन खाली था। पता नहीं मून और ऑन कहाँ चले गए। बच्ची अकेली घर पर थी। शोएब भाई के फिक्रमंद अंदाज पर उसने उनका कारनामा उन्हें बताना चाहा। ज़रूरी काम से गए होंगे, वरना वो खुद काफ़ी जिम्मेदार हैं। शबाना आपकी की पूरी यकीन आवाज़ पर वो चुप की चुप रह गई। मेरा ख्याल है इमन डर गई है। टोनी के मुस्कुराने पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सही कह रहे हो, जितनी डरपोक ये एमन है, मुझे यकीन है पास से गुजरती बिल्ली भी इसे शेर दिखाई दी होगी। गज़ल के कहके पर उसने होंठ भींच लिए। गज़ल का मजाक उड़ाना उससे सख्त बुरा लगा था। वो माजरत करके अंदर की तरफ बढ़ गई। वो पहले ही परेशान थी। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए, तो उसे बुरा लगा होगा। टोनी की आवाज़ पर उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। पहली बात तो ये कि वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि अपनी उस खामी से वो खुद आगा है। दूसरा, यूँ छोटी छोटी बात पर डर जाना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी से कम नहीं। शर्म करो, अपनी दोस्त को बेवकूफ़ कह रही हो। ये बात मैं उसके मुंह पर भी कहती हूँ। गज़ल की मुस्कुराती आवाज़ सुनकर तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गई। तार पर दुपट्टा फैलाने के बाद यूं ही वो तौलिया उठाए लिए मुड़ी। उसकी नज़र अपनी तरफ आते ऑन पर पड़ी। उसके चेहरे के नकूश तन से गए। वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो उसने टोकरी उठाकर वहाँ से जाना चाहा। प्लीज़ एमन, आई एम सॉरी। उसका लहजा इतना शर्मसार था कि वो रुककर उसका चेहरा देखने लगी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे 1% भी अंदाज़ा होता कि तुम इतना डर जाओगी तो मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। इतना से आपकी क्या मुराद है? मकसद तो आपका डराना ही था ना। आप और आपके चाचू, आप लोगों को सिवाय दूसरों को तंग करने के और आता ही क्या? और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है? यहाँ रहना मेरी मजबूरी और आप लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उस दिन की शर्मिंदगी अभी वो भूली नहीं थी, इसलिए अंदाज में खुद ब खुद दरजती आ गई थी। ऐसी बात नहीं है मन, हमने सिर्फ उसके घसीले तासुरात देख कर रुक गया। मैं एक बार फिर तुमसे एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वो कोई जवाब दिए बगैर कपड़े तार पर फैलाने लगी तो वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वापस मुड़ गया। इमन ने मुड़कर उसे देखा और बेसाख्ता आवाज़ दे डाली, एक बात पूछो आपसे, सच बताएंगे? इमन के सवाल पर वो हैरत से सर हिलाकर रह गया। क्या नैक्सी में वाकई भूत है? वो अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहती थी, पर ऑन की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो खौफ उसके चेहरे पर नमूदार हो चुका है। अभी चूँकि मैंने तुमसे वादा कर चुका हूँ, दूसरा तुम अच्छी लड़की हो इसलिए सच बता रहा हूँ, वरना ये सीक्रेट हम ओपन नहीं करते। वहाँ कोई भूत नहीं। एमन ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया, फिर चौंक कर उसे देखा। लेकिन उस दिन वहाँ कोई था और वो कहकर लगा कर हंस पड़ा। वो चाचू थे और वो नागवारी से मुंह में बदबदा कर रह गई। अगर तुम्हारी विंडो शॉपिंग ख़त्म हो गई हो तो हम किसी दुकान में चलकर कुछ ख़रीद लें। मुसलसल चल कर वो अब उकताने के साथ साथ थकावट भी महसूस करने लगी थी, इसलिए उसे साथ चलती गज़ल को टोकना पड़ा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लूँ? अच्छा तुम बताओ, शोएब भाई और शबाना आपी की वेडिंग एनिवर्सरी पर कौन सा तोहफ़ा ठीक रहेगा? क्या? वो झटका खाकर उसकी तरफ मुड़ी। उसके जारहाना अंदाज पर गज़ल को उसकी तरफ मतवज्जे होना पड़ा। तुमने कहा था यहाँ गर्म कपड़ों की सेल लगी है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ आई थी, और अब तुम मुझे कौन सी कहानी सुना रही हो? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम खरीदो अपने कपड़े, मैंने मना किया है? वो बेनियाजी से कंधे झुकाकर बोली। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ कि बाद में तुम मुंह फुलाकर ना बैठ जाओ कि मुझे बताया नहीं। शबाना आपी 2 दफ़ा मुझे तुम्हें इनवाइट करने आई थी। एक दफ़ा तुम सो रही थी, दूसरी बार बाथरूम में थी। मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा। वैसे भी तुम्हें बताने का फ़ायदा भी कोई नहीं था, तुमने कौन सा जाना था? उसकी आदत को देखते हुए गज़ल का अंदाज़ा तो ठीक था, लेकिन एक ही घर में रहते हुए गज़ल का जाना और उसका ना जाना, फिर शबाना आपी, उनका इखलाक इतना अच्छा था कि वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बेसाख्ता हिसाब करने लगी। अगर वो उनके लिए अच्छा तोहफ़ा खरीदती है तो वो कपड़े नहीं ले सकती। उसने गहरा सांस लेकर अपनी ख्वाहिश पर फातिहा पढ़ी। तुम ये ले रही हो? गज़ल को जीन शर्ट वाले काउंटर पर खड़ा देखकर वो हैरान हुई। शोएब भाई के लिए ख़रीद रही हूँ। और शबाना आपी, अब एक गिफ्ट काफ़ी है, तुम उनके लिए ख़रीद लो। गज़ल के मशवरे पर वो मुंह बनाती हुई दूसरी तरफ निकल आए, फिर कुछ सोचकर परफ्यूम वाले काउंटर पर आ गई। हाय! अपने करीब मर्दाना आवाज़ पर उसने हैरत से देखा जहाँ टोनी खड़ा था। हेलो, वो जवाब देकर परफ्यूम देखने लगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब आप उस दिन डर गई थी। उसकी सवालिया नज़रें महसूस करके वो बोला तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। थैंक्स, आपने बुके भिजवाया था। अच्छा वो एकदम मुस्कुराकर चुप हो गया तो वो दोबारा शर्मिंदा होगी। इस बात को 3 माह तो गुजर चुके थे। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मेरे फूल कबूल कर लिए। एमन को बेसाख्ता उन फूलों का हाल याद आया। आपकी तरह मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है।
मुस्कुरा कर रह गई। आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? टोनी अचानक पूछने पर वो गड़बड़ा कर रह गई। परफ्यूम से उसे इतनी खास रग़बत नहीं थी, बस जो मिल गया वो इस्तेमाल कर लेती थी। उसने यूं ही बेध्यानी में सामने पड़ा परफ्यूम उठा लिया। ये बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, नाम पढ़कर वो बेसाख्ता बोला। फिर मैडम पैक कर दूँ? उसे मुसलसल बुत बना देखकर शॉपकीपर ने उकता कर पूछा तो उसने सर हिला दिया। टोनी की वजह से उसने कीमत भी नहीं पूछी थी, लेकिन जब 2000 का बिल उसके सामने आया तो उसका दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। बिल देने के बाद उसने बैग खंगाला, जहाँ 575 रुपये उसका मुंह चिढ़ा रहे थे और महीने के बाकी 15 दिनों का। सोचकर वो रूहान सी होकर रह गई। उसने बड़ी बेजारी से आईने के सामने खड़ी गज़ल को देखा, जिसका आधे घंटे से मेकअप ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इमन देखो, ये शेड ठीक रहेगा? गज़ल ने लिपस्टिक का कोई चौथा शेड बदला था और अब मुंह को दाएं बाएं घुमाकर अपना जायज़ा ले रही थी। गज़ल, एनिवर्सरी शबाना आपी की है। मेरा ख्याल है इतना तो वो भी तैयार नहीं हुई होंगी जितनी तुम्हें मुसीबत पड़ी है। उसने बेजारी के साथ बोलते बोलते उसका मुकम्मल जायज़ा लिया तो गैर इरादी तौर पर उसके पीछे जा खड़ी हुई। आईने में उसका अक्स बिल्कुल वाज़ेह था। गज़ल के बरक्स गर्म कपड़ों में सादा चेहरे के साथ वो बहुत आम लग रही थी। वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। उसे गले लगाते शबाना आपी बोली तो वो झीम कर मुस्कुरा दी। लगता है आपके मेहमान आ गए। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ों पर गज़ल अंदर झांकने लगी। मेहमान कहाँ? टोनी की फैमिली है, समझो अपनी फैमिली, और तुम दोनों भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम लोगों का यहाँ आना ज़रूरी था। हर दफ़ा और टोनी ही ये फंक्शन अरेंज कर लेते, वरना मून का बस चले तो वो कभी यूँ सेलिब्रेट ना करे। उनकी बात गौर से सुनती है मन उलझ कर उन्हें देखने लगी, जो अब रज़िया को कोक लाने को कह रही थी। मून है कहाँ? गज़ल अब झांकना बंद करके कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये उसके जिन्नाती कहकों से तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, अंदर बैठा है। शबाना आपी के मुस्कुराने पर वो भी हंसते हुए सर हिलाने लगी। हरकतें अब तक बच्चों वाली हैं। जब बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करे तो अचानक उसे लगता है वो बड़ा हो गया है, 100 बातें करता है। अब मैं अच्छा लगूंगा? 6 फुट का बच्चा हाथ में छुरी लिए हैप्पी बर्थडे टू यू के सुरों के साथ केक काटता हुआ। शबाना उसके लहजे की नकल उतारते हुए बोली तो गज़ल खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता है मन, कल हम सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, तुम तो हमारी तरफ आती नहीं हो, तो सबका यही ख्याल था हमारे इनवाइट करने पर भी तुम नहीं आओगे। सिर्फ गज़ल थी जिसका ख्याल था वो तुम्हें ला सकती है। और पता है मून की और उसकी शर्ट भी लग गई थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गज़ल शर्ट जीत जाएगी। वो दोनों हंस रही थी जबकि वो बिल्कुल साकित थी। शोएब भाई की आवाज़ पर वो माजरत करते हुए ड्राइंग रूम में चली गई तो उसने गुस्से से गज़ल को देखा। ये क्या बेहुदा हरकत है? क्या? गज़ल ने हैरत से उसके लाल भभूका चेहरे को देखा। तुम्हें शर्म आना चाहिए, क्या समझकर तुमने मुझ पर शर्त लगाई? चल यार, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। गज़ल ने मुस्कुराते उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसे उसने झटके से हटा दिया। लेकिन तुमने मुझ पर शर्त क्यों लगाई और फिर मुझसे झूठ बोला? इमन, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम में मजाक करने की और मजाक बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे भी इस सलाहियत से महरूम है। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं तो दूसरे तुम्हारी पसंद व नापसंद का ख्याल रखने के पाबंद नहीं। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद से बाहर निकलो, और ये शर्त किसी बुरी नीयत से नहीं लगाई थी, सिर्फ एक मजाक था। गज़ल की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें सख्ती नुमाया थी। सबके अंदर दाखिल होने पर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। मून के केक काटने पर वो सब एक बार फिर आपस में मसरूफ़ हो गए। बिल्कुल घरेलू तकरीब थी। उन सब के दरमियान उसे अपना आप काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उसे एक बार फिर गज़ल पर गुस्सा आने लगा। वो जानती थी कि मुझे ये पसंद नहीं और ख़ास तौर पर ये शक तो बिल्कुल नहीं। और अब उसकी बर्थडे पर आना, पता नहीं सब क्या सोचते हों। उसने दसदीदा नज़रों से तलत उर्फ टोनी की फैमिली की तरफ देखा, जो वक्तन फ़वक्तन उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़रों से अब उसे उलझन होने लगी थी। वो गैर महसूस तरीके से किचन के पास जाकर खड़ी हो गई। एमी अपने करीब, बिल्कुल करीब, तेज़ आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी और नागवारी से अपने करीब खड़े मून को देखा, जो शरारती नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम आई हो, क्योंकि जिस तरह तुम लाई गई हो मैं जानता हूँ। शुक्रिया इसलिए कि तुम्हारे आने से मुझे अपने 28 साल के होने का मज़ा आ गया। उसके लहजे में भी शरारत नुमाया थी। वो सख्त तासुरात के साथ मुसलसल मुँह दाएं तरफ घुमाए खड़ी रही। मुझे विश नहीं करोगी? एमा ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। माना मैं खूबसूरत हूँ, पर शायद तुम्हें अपने जालिम नैनों की कशिश का अंदाज़ा नहीं। शट अप, वो तिलमिला गई। अच्छा चलो विश ना करो, अपने हाथ से केक ही खिला दो। देखो सबने खिलाया है। उसकी ख्वाहिश पर तो उसे आग ही लग गई। उसने तेज़ी से वहाँ से हटना चाहा, लेकिन उसका बाजू उसके रास्ते में हायल हो गया। उसने कुछ घबराकर ड्राइंग रूम में नज़र दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। पर्दे के उस पार उसे ऑन की झलक दिखाई दी थी। ये क्या बदतमीज़ी है। गर्चे वो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन उसने अपने लहजे को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया और उसका बाजू झटक कर आगे बढ़ी, लेकिन वो एकदम उसके सामने आ गया। इससे पहले वो कुछ समझती, वो अच्छा खासा केक उसके मुंह पर लगा चुका था। एक पल के लिए वो हक्का बक्का रह गई। अगले पल उसने अपना हाथ गाल पर फेर कर अपनी उंगलियां देखी, जो क्रीम से भर चुकी थी। उसने इसी हक्का बक्का कैफियत के साथ सामने देखा। उसके यूँ देखने पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा।
आज से पहले केक इतना टेस्टी कभी नहीं लगा, वो अपनी उंगलियां चाटते हुए बोला। तो उसकी आंखें डुबडुबा गई। अरे, और उनकी अरे के बाद उसका कहका सुनाई दिया तो आंसू उसकी आंखों से बह निकले। चाचू, बहुत गलत बात है। और उनके तनबीही लहजे पर भी उसने सर नहीं उठाया। टोनी की आवाज़ पर वो बाहर निकल गया तो ऑन टिशू का डब्बा लेकर उसकी तरफ आ गया। आई एम सॉरी एमन, प्लीज़ रोना बंद करो। चाचू ने सिर्फ मजाक किया है। उसके यूं ही खड़े रहने पर उसने खुद टिशू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने तेज़ी से अपना मुंह साफ किया। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं चलती हूँ। कम ऑन एमन, चाचू की आदत ही ऐसी है। अभी वो सारिश और गज़ल के मुंह पर भी केक लगा कर आ रहे हैं। चलो, मम्मी भी तुम्हें बुला रही हैं। अंदर आते उसकी सबसे पहले नज़र गज़ल और सारिश पर गई थी, जिनके मुंह के अलावा कपड़ों पर भी अच्छा खासा केक लगा था। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मून के मजाक को एंजॉय किया था और वो बारी बारी सबके गिफ्ट्स खोल रहा था। और एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। वो हर शख्स के गिफ्ट पर कोई ना कोई कमेंट्स पास कर रहा था और जब उसके गिफ्ट की बारी आई तो उसका दिल चाहा वो वहाँ से भाग जाए। लेडीज़ परफ्यूम, मून की हैरत में भी शरारत नुमाया थी। भाई, ये किसने मुझसे इतना ख़तरनाक मजाक किया है? उसकी नज़रें खुद पर वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। ये मन लाई थी। गज़ल की आवाज़ पर उसने अपनी सांस रोक ली। एमी, उसने उसके नाम को अच्छा खासा खींचकर हैरत का इजहार किया। चाचू, अब आप शुरू मत हो जाना। इसे मालूम नहीं था कि आपका बर्थडे है। आपकी फ्रेंड गज़ल साहिबा ने मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी बताई थी और ये परफ्यूम वो मम्मी के लिए लाई थी। ऑन की तफसील बताने पर वो बेसाख्ता मशकूर नज़रों से उसे देखने लगी। फिर उसने मून को देखा जो हैरत से ऑन को देख रहा था। मुझे लगता है भतीजे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो दांत पीस कर बोला। ईमन की चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। टोनी ने भी मुस्कुराकर उसे देखा तो मून ने उसको आंखें फाड़ कर देखा। खैरियत है, आज तुम दोनों गद्दारी पर उतर आए हो? बस मून, शोएब भाई की तनबीही आवाज़ पर वो खामोश हो गया। थैंक्स, ये तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा, वो संजीदगी से बोला। लेकिन उसकी आंखों की शरारत वो महसूस कर सकती थी। टोनी की बहन सारिश उसके करीब आकर बैठ गई तो वो गैर इरादी तौर पर अलर्ट होकर बैठ गई। अभी अभी उसने टोनी को इशारा करते देखा था, तभी वो उसके पास आई थी। और क्या कर रही हैं आप आजकल? बस यूनिवर्सिटी, वो मुस्कुराकर बोली। भाई, आपका बहुत जिक्र करते हैं, अपने होंठों पर मचलते क्यों को उसने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कुराहट में तब्दील किया था। वो उसके घर वालों के मुतालिक पूछ रही थी। तभी उसके बहुत करीब घोड़े के नुनाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी अचानक और तेज़ थी कि वो घबराकर बेसाख्ता खड़ी होगी। उसके यूँ खड़े होने पर बाकी जहाँ सब हंसे थे वहीं अपने चेहरे पीछे उसे ज़ोरदार कहका सुनाई दिया था, खफ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ। वो मुड़ी जहाँ मून सेलफोन पकड़े खड़ा था और घोड़े की आवाज़ यकीनन रिंगटोन थी। अपनी इस गैर इरादी हरकत पर वो अच्छी खासी खजल हुई थी। आज का दिन ही शायद बुरा था। वो मुसलसल उस शख्स के निशाने पर थी। मून, उसका खफ़त से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर शोएब गनी ने गुस्से से उसे पुकारा। मैंने क्या किया भाई जी? फ़ोन आया था मेरा। उसने हैरत से सेल फोन वाला हाथ ऊपर उठाया तो वो खामोशी से बैठ गई। कुछ देर बाद वो नेक्सी की तरफ जा रही थी और उस शख्स के बारे में उसकी राय मज़ीद ख़राब हो चुकी थी। हकीकत उसके सामने थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे तस्लीम करने से इनकारी थी। 15 मिनट पहले गज़ल ने उसे अपने जाने की इत्तला दी थी और सामने रखा गज़ल का बैग इस बात का वाज़ेह सबूत था। वो कुछ देर खामोशी से उसकी कार्रवाई देखती रही। उसका ख्याल था अभी वो कहेगी कि वो मजाक कर रही थी, क्योंकि गज़ल की मजाक की वो आदी हो चुकी थी। लेकिन उसका तैयार बैग उसका मुँह चिढ़ा रहा था। सुनो गज़ल, तुम मजाक कर रही हो ना? गज़ल के अंदर दाखिल होते ही उसने बड़ी आस से उसका चेहरा देखा तो वो उसे देखते हुए उसके सामने बैठ गई। नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, फिर भी मैं उनसे अलहदा रहती थी क्योंकि मैं उनसे नाराज़ थी। इरफान नाम की हद तक तो तुम उसे जानती हो, फ्रेंड है मेरा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मी पापा को एतराज़ था, इसलिए मैं गुस्से से हॉस्टल शिफ्ट हुई थी। वो लोग अब मान गए हैं, लेकिन मेरे वहाँ जाने की वजह ये नहीं बल्कि मम्मी है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो तुम अब वापस नहीं आओगी? उसकी सारी तकरीर सुनकर एमन ने सवाल किया था। यूनिवर्सिटी तो मैं रोज़ ही आऊँगी। यहाँ हो सकता है आ जाऊँ या हो सकता ना हो, मूड पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा मूड बदल जाएगा तो तुमने इस घर को क्यों चुना? हम हॉस्टल भी रह सकते थे। कितनी सेल्फिश हो तुम गज़ल। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी जहाँ 3 मर्द रहते हैं? शबाना आपी कभी घर पर होती हैं, कभी नहीं। और वो मून बेहुदा शख्स हर वक्त घर पर ही होता है। अब की बार उसके अंदर का सारा गुस्सा उसकी आवाज़ से जाहिर हो रहा था। तुम बच्ची नहीं हो कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलाती रहूँ। मैं भी लड़की हूँ। मुझे देखो, इतने बड़े बड़े फैसले अपने दम पर करती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह मिडिल क्लास किस्म के वहम नहीं सताते। 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तुम्हें यहाँ आए। अब तो कम अज़ कम खुद पर एतमाद करना सीख लो। ज़रा सा पता चले तो तुम चिल्लाने लगती हो। और जहाँ तक मून की बात है, उसमें भी तुम्हारा कसूर है। तुम खुद ही 18वीं सदी की हिरवन की तरह ज़रा ज़रा बात पर रोने लगती हो, उसकी हर बात पर मुंह बनाती हो। वो क्या हर कोई खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मतवज्जे होने लगता है? और एक बात, पेपर्स में 3-4 माह ही तो रह गए, फिर तुमने भी यहाँ से चले जाना है। अगर मेरी वजह से तुम यहाँ रहने पर मजबूर थी तो अब ये मजबूरी ख़त्म हो गई। तुम किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो सकती हो। शट अप, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा था। एमन ने कहर भरी नज़रों से उसे देखा। और मुझे भी तुम्हें मशवरा देने का कोई शौक़ नहीं। उसने बैग की जिप बंद करके उसको ज़मीन पर खड़ा रखा। अल्लाह हाफिज़, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। उसके बाहर निकलते एमन के आंसू भी आंखों से बाहर निकल आए।
अरे एमन आओ ना। उसे देखकर शबाना आपी ने मुस्कुराकर टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई, तबीयत ठीक थी? उन्होंने बगौर उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। जी मैं आज मूड नहीं था। खुद पर से उसका ध्यान हटाने के लिए वो टीवी की तरफ देखने लगी। गज़ल को गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। सारा दिन तो वो काट लेती थी, लेकिन रात होते उसकी सारी बहादुरी हवा होने लगती। कहाँ गुम हो, जूस लो। जी। उसने खामोशी से गिलास उठा लिया। लगता है गज़ल के जाने से तुम उदास हो गई हो। उसके उतरे हुए चेहरे से उन्होंने शायद यही नतीजा किया था। इसलिए कहती हूँ यहाँ आ जाया करो, मैं भी अकेली होती हूँ। गज़ल की वजह से वाकई बहुत रौनक थी। मैं तो क्या, सारे घर वाले उसे मिस कर रहे हैं। हत्ता कि शुएब भी उसके बारे में पूछ रहे थे। बहुत प्यारी बच्ची है। उनके लहजे में गज़ल के लिए प्यार था, जिसे महसूस करके वो गहरा सांस लेकर रह गई। कल हम तुम लोगों की ही बातें कर रहे थे। तुम्हारे और गज़ल के मिजाज में इतना फ़र्क है। मुझे तो हैरत होती है तुम लोगों में दोस्ती कैसे हुई। वो जितना बोलती है तुम उतनी ही खामोश दबाओ। अभी देख लो, मैं ही बोले जा रही हूँ। वो हंसी तो वो भी मुस्कुरा दी। आज बहुत खामोश है। अब उसे कुछ तो बोलना था। हाँ, आज ऑन शोएब के साथ ऑफिस चला गया और मून अभी तक सो रहा। और तुम जानती हो, शोर तब होता है जब वो दोनों इकट्ठे हों। हमारे घर की रौनक वो दोनों ही हैं। एक भी ना हो तो घर सूना सूना लगने लगता है। अब मून को मैंने ही ज़बरदस्ती रोक लिया, वरना शोएब तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। ऑफिस चलो। ईमन सीधी होकर बैठ गई। वो शायद आज तफसील में बात करने के मूड में थी। दरअसल ऑन की निस्बत मून से मेरा प्यार ज़्यादा है। जब मेरी शादी हुई तो मून 2 साल का था। आंटी जी बीमार रहती थी। फिर जब ऑन हुआ तो उनकी डेथ हो गई। मून को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला। ऑन को फिर कभी कभार जिद करता है, रूड हो जाता है, लेकिन वो तो मुझे माँ से बढ़कर प्यार करता है। मेरा बड़ा नेक और सुलझा हुआ बच्चा है। वो मून की तारीफ में रतबुल सान थी, जबकि वो अपनी बेजारी को बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट में छुपा रही थी। उसे उनकी सारी बातें झूठ लग रही थी। मून की हरकतों से कम वो तो उसे शरीफ और सीधा नहीं समझ सकती थी। उसके नज़दीक वो 1 नंबर का करप्ट था, जिसे लड़कियों को तंग करके मज़ा आता था। लगता है तुम बोर हो रही हो। शबाना आपी की आवाज़ पर वो शर्मिंदा हो गई। नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। लगता है मून उठ गया है। तुम ये एल्बम देखो, ऑन की मंगनी की है। अच्छा। वो खुशगवार हैरत से तस्वीरें देखने लगी। बहुत क्यूट है ऑन की फियांसी। उसने तौसीफी नज़रों से उनका कपल देखा। हाँ, कपल को मून ने पसंद किया था। ये अलग बात है कि ऑन ने पसंद करके मून को आगे लगाया हुआ होगा। 2 साल पहले मंगनी हुई थी। हालांकि मून रिश्ते और उम्र दोनों में ऑन से बड़ा है। मैंने कितना जोर लगाया कि पहले वो करे, लेकिन माना ही नहीं। कहता है मैं फ़िलहाल आज़ाद रहना चाहता हूँ। वो एक बार फिर मून नामा शुरू कर चुकी थी। वो होंठ भींचे सफ़े उलटने लगी। तुम देखो। मैं ज़रा मून को देखा। उनके जाने के बाद वो जो सरसरी अंदाज में एल्बम देख रही थी, तेज़ी से बंद कर दी। तुम इतनी जल्दी उठ गए? शबाना आपी गालबन किचन में उससे मुखातिब थी। आपके जालिम शौहर के शिकंजे में मेरे मासूम भतीजे की नाजुक सी गर्दन फंसी है, वही आज़ाद करवाने जा रहा हूँ। फ़िलहाल तगड़ा सा नाश्ता करवाइए। आपा, आज रज़िया के साथ ढोलू भी आया है। मून भाई, बख्तियार अली नाम है मेरा। रज़िया के भाई की झुलाई हुई आवाज़ पर उसका कहका सुनाई दिया तो उसने कोफत से पहलू बदला। वो घरों वाले से लेकर नौकरों तक सबके साथ मजाक करता था, लेकिन उन सब पर हैरत होती थी। वो सब उसके मजाक को एंजॉय करते थे। वो सर झटक कर बाहर निकल आए। खैरियत, अभी तक सोए नहीं? किचन में दाखिल होते ऑन को उसने हैरत से देखा। आप भी तो सोए नहीं? भाई जी ने फ़ाइल स्टडी करने को दी थी। उसी की जान को रो रहा हूँ। भूख भी लग रही थी, इसलिए पेट भरने यहाँ चला आया। कॉफ़ी फेंटने के साथ वो टोस्टर पर भी नज़र रखे हुए था। तुम पियोगे? मून ने कॉफ़ी की तरफ इशारा करके पूछा तो ऑन इस बात में सर हिलाते हुए बैठ गया। आजकल दिन कितने बोर हो गए। पहले गज़ल चली गई और अब ये एमी। ना बंदा बात कर सकता है, ना तंग कर सकता है, ऊपर से ये उसके चक्कर। वेरी बोरिंग। उसने तल कॉफ़ी का घूंट अंदर उतारकर ऑन को देखा, जो शरारती नज़रों से उसे देख रहा था। व्हाट? मून ने सवालिया नज़रों से उसको देखते हुए मग टेबल पर रख दिया। ये एमन क्यों याद आई आपको? यार, सबसे ज़्यादा मज़ा ही उसे तंग करने में आता है। जिस वक्त मैं उसे तंग करता हूँ, शक्ल देखा करो उसकी, जैसे किसी बच्चे से उसका लॉलीपॉप छीन लिया। वो फाइल खोलते हुए मुस्कुराया, जैसे उसके तासुरात एंजॉय कर रहा हो। कल टोनी भाई भी मुझसे एमन का पूछ रहे थे। अच्छा। अब उनका पूरा ध्यान फाइल की तरफ था। टोनी भाई की हरकतें भी कुछ मशकूक होती जा रही हैं। आपने देखा नहीं, जब से एमन गई है वो आते ही नहीं। वैसे बहाने बहाने से चक्कर लगाते थे। मुझे तो लगता है वो एमन के चक्कर में है। मुँह ने अब हैरत से फाइल से सर उठाया। तो तुम्हें क्या एतराज़ है? कैसी बातें करते हैं एमन और टोनी भाई, कुछ जचता नहीं। मून कुछ देर उसे देखता रहा, फिर फाइल बंद कर दी। भतीजे, अगर कोई ख़तरे वाली बात है तो मुझे पहले ही बता दो। बेचारी कवल बेगम के आंसू साफ करने की मैं पहले ही तैयारी कर लूँ। अब हैरान होने की बारी ऑन की थी। क्या मतलब चाचू? मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ, तुम एमी की बड़ी तरफदारी करते हो, बल्कि उसकी वजह से मेरे साथ गद्दारी पर उतर आते हो। और तो और, टोनी अगर उसे पसंद कर रहा है तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। अब तुम खुद ही बताओ, मुझे तुम्हारी मंगेतर से हमदर्दी करनी चाहिए या नहीं? और मैं तो सोच रहा हूँ सब ने मुझे ही ब्लेम करना है कि मैंने मंगनी करवाई थी।
अब मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी अपनी पसंद बदल लोगे। खुदा के लिए चाचू कहीं तो ब्रेक लें, बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं समझा आप उसे पसंद करते हैं। वो कॉफ़ी पीते मुंह को ज़बरदस्त अच्छू लगा था। कुछ कॉफ़ी फाइल पर और कुछ उसके ट्राउज़र पर गिरी थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। उसने फाइल पर हाथ फेरने के बाद खुशमगीन नज़रों से ओन को देखा। खुद ही तो आप ईमन को मिस कर रहे हैं। भतीजे कान की सफाई करवाओ। मैंने ईमन के साथ गज़ल का भी नाम लिया। गज़ल पर तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? हालांकि वो बहुत खूबसूरत है और तुम जानते हो मैं कितना हुस्न परस्त हूँ। अगर मुझे पसंद ही करना होता तो मैं गज़ल को करता। उसने बुरा सा मुँह बनाया। लेकिन चाचू वो बहुत अच्छी लड़की है, फिर आप हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे। मैं समझा शायद। वो मुन की घसीली नज़रें महसूस करके सर खुजाने लगा। और फिर चाचू मोहब्बत अंधी होती है। फिटे मुँह तुम्हारा ऑन, मनहूसों वाली बात ही करना। मोहब्बत करने के लिए वही रह गई थी सड़ी हुई मिर्च। मैं ये मोहब्बत जैसे रोग नहीं पालता। तुम जानते हो मैं शादी अपनी पसंद से करूँगा और जिसे मैं पसंद करूँगा वो बहुत खूबसूरत होगी। आया कुछ अकल शरीफ में? मुन वही फाइल उसके सर पर मारकर खड़ा हो गया। और वो एमी नहीं, एकदम कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया तो ऑन ने हंसते हुए उसे किचन से बाहर धकेल दिया। सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया तो उसने बेसाख्ता झुरझुरी लेकर खिड़की बंद कर दी। आज होने वाली बारिश ने मौसम को काफ़ी सर्द कर दिया तो वो शॉल अच्छी तरह लपेटकर कमरे में चक्कर लगाने लगे। लेकिन बिजली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तन्हाई उससे पसंद थी, लेकिन आज तो उससे किसी अजाब से कम नहीं लग रही थी। सारे दिन बंद कमरे में दीवारों को देख देख कर उसे वहशत होने लगी थी। एक गहरा सांस लेकर वो बाहर निकल आई। उसके बाहर निकलते ही लाइट भी आ गई थी। उसने वापस कमरे में जाना चाहा, फिर तन्हाई का सोचकर आगे बढ़ गई। 2-3 बार दस्तक देने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो उसने हैंडल को हल्का सा घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही सोफे पर दराज पैर से गर्दन तक कंबल ओढ़े मून इधर ही देख रहा था। ज़हे नसीब, मिस एमी आई हैं। उसे देखकर उसका लहजा शोक हो गया था। शबाना आप ही हैं? हैं तो कहाँ हैं? उसके पूछने पर वो उठकर अपनी जीन्स की जेबें टटोलने लगा। सुबह तो यही थी। और वो जो हॉन्को की तरह उसे देख रहे थे उसका मजाक समझ में आते उसकी पेशानी पर बल नमूदार होने लगे, जबकि उसकी शक्ल देखकर वो कहका लगाकर वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में लेट गया। अब प्लीज़ अपनी गर्दन या तो दरवाजे के बाहर कर लो या अंदर कर लो, सारी हवा अंदर आ रही है। बेचारा हीटर भी दुहाई दे रहा है। और वो जो गर्दन डाले खड़ी थी शर्मिंदा सी हो गई। रुको, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हारा डर अपने अरूज पर है। बेहतर होगा अंदर आ जाओ, मैं भी अकेला हूँ, मिलकर रेसलिंग देखते हैं। थैंक्स। उसके शौक लहजे पर वो लठ मार अंदाज में बोली। तुम्हारी मर्जी, उम्मीद है तुम्हें नेक्सी के भूत के साथ ज़्यादा एंजॉय करोगे। और उसके कदम अपनी जगह जम से गए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। इवन ने मुझे बताया था वहाँ कोई भूत नहीं। और ने मुझे बताया था। वो काफ़ी नरम दिल का बंदा है, तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया होगा। अभी वो ठीक तरह से सोच भी नहीं पाई थी कि लाइट चली गई। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। उसने डरते डरते लॉन की तरफ देखा। क्यारियों में लगे पौधे हवा से हिलते हुए काफ़ी खौफनाक लग रहे थे। वो बेसाख्ता दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। यूं ही वो अंदर दाखिल हुई। अजीबोगरीब आवाज़ें उसकी समाज से टकराई। उसने आंखें फाड़कर सोफे की तरफ देखना चाहा, लेकिन हीटर से निकलने वाली रोशनी नाकाफ़ी थी। मैं जानती हूँ ये आप है, इसलिए खामोश हो जाइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। उसने खुद को काफ़ी मजबूत करके कहा, लेकिन अपनी कपकपाती आवाज़ उसे खुद भी महसूस हो रही थी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल मजबूती से थाम लिया। देखिए, ये सब बंद करें। अब उसकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर कांप रही थी, जबकि आंसू आंखों से बाहर निकल आए थे। आप बोलते क्यों नहीं? उसने एक बार फिर उसे ढूंढना चाहा। आवाज़ मज़ीद नज़दीक आई तो उसने हैंडल घुमाकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा शायद लॉक हो चुका था। उसकी धड़कन रुक सी गई। उसने एक बार फिर कांपते हाथों से हैंडल खींचा। हाँ हाँ हाँ। आवाज़ अब बहुत ज़ोर से उसके कान के पास सुनाई दी तो वो अम्मी अम्मी कहती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अरे अम्मी! उनकी आवाज़ पर उसके रोने की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। माचिस जलने की आवाज़ पर उसने तेज़ी से हाथ चेहरे से हटाया। वो कैंडल जलाकर उसकी तरफ आ रहा था। यार, तुम तो मेरे अंदाजे से ज़्यादा डरपोक हो। इतना सा मजाक बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हुए बिल्कुल उसके सामने दो जानू होकर बैठ गया। उसने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा। उसके देखते हुए अचानक चुप हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा मजाक करते हुए। मेरा हार्ट फेल भी हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसकी मुसलसल खामोशी महसूस करके उसने दोबारा सामने देखा। वो अब भी उसे देख रहा था। अजीब से एहसास ने उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज़ कर दी। तो वह नज़रें झुकाकर बेसाख्ता पीछे खिसकने लगी। तभी उसे अपने करीब भैंस की आवाज़ सुनाई दी तो हल्की सी चीख उसके मुँह से निकली। क्या तकलीफ़ है? उसके यूँ चीखने पर उसने झलाकर अपना मोबाइल निकाला और खड़ा हो गया। इस शख्स की तरह इसकी रिंगटोन भी घटिया होती है, कभी घोड़ा तो कभी भैंस। उसने घबराकर अपने दिल पर हाथ रखा जो बेतहाशा धड़क रहा था। आप कितनी देर में घर आ रही हैं? वह फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट में आई है। मैं कह रहा हूँ ना भाभी। उसकी जलाई हुई आवाज़ पर वो खड़ी हो गई। अब जाओ तुम। ईमन ने उसकी तरफ देखा जो कैंडल मेज़ पर रखकर अब सोफे पर बैठ गया था। उसे यूँ ही खड़ा देखकर वो झुंझला उठा। सुना नहीं, जाओ, वहाँ कोई भूत नहीं। उसे उस शख्स की बेहिसी पर सख्त ताव आया।
पहले डरा दिया और अब निकल जाने को कह रहा था। तभी लाइट आते ही सारा कमरा रोशनी में नहा गया। उन दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा था और वो नज़रें चुराकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुल गया। वो होंठ दांतों तले दबाती हुई बाहर निकल आई। यकीनन घबराहट में वो हैंडल उल्टा घुमा रही थी। कमरे में आकर भी वो कितनी देर तक कुछ हो जाने के डर से हौलती रही। मुन की खुद पर जमी नज़रें याद करके उसने बेसाख्ता झरझरी ली थी। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब है? गज़ल के पूछने पर वो काट खाने वाले अंदाज में बोली तो वो कंधे उचकाकर रह गई। अगले 15 मिनट तक वो इंतज़ार करती रही कि वो कुछ पूछे, लेकिन वो भी अपने नाम की एक ढीठ थी। तुम वापस कब आ रही हो? उसके सवाल पर गज़ल ने मुस्कुराती नज़रों से उसका चेहरा देखा। इतने दिन से मैं देख रही थी, मोहतरमा काफ़ी बहादुरी का सबूत दे रही है। मैं इंतज़ार कर रही थी कब ये झूठा नकाब उतरता है। तुम जानती हो फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी मेहनतें करती फिरूँ? इमन ने गुस्से से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। अच्छा, यूँ मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं भी घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। शबाना आपी ऑन मून और तुम्हें काफ़ी मिस करती हूँ। सोच रही हैं आ जाऊँ? फिर कब आओगी? इमन ने जल्दी से पूछा। कुछ दिनों तक। गज़ल के जवाब पर वो गहरा सांस लेकर रह गई। वो तुम्हारा मजनू नहीं आया अब तक? कौन? इमन ने हैरत से उसे देखा। अरे वही डॉक्टर तल्लत उर्फ टोनी। शट अप गज़ल। इमन ने नागवारी से सर झटका। अब तुम ना मानो तो अलग बात है, वरना बंदे के इरादे कुछ नेक नहीं। तकरीबन हर दूसरे दिन तो वो यहाँ यूनिवर्सिटी में होता है, वो भी बगैर किसी वजह के। वजह तुम भी तो हो सकती हो। मैं तुम्हारी तरह घामड़ नहीं, साफ नज़र आता मसूफ तुम पर फिदा है। अब केमन ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गज़ल देख चुकी थी। तो यहाँ भी दाल में कुछ काला है? जी नहीं, मेरी तरफ से कोई बात नहीं। क्यों, क्या खराबी? हैंडसम है, डॉक्टर है, अमीर है और फिर तुम्हें पसंद भी करता है, और सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे लिए अहम है, शरीफ है। गज़ल को उसके जवाब पर काफ़ी एतराज़ हुआ था। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? उसे मुसलसल खामोश देखकर गज़ल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। कितनी गुन्नी हो लड़की तुम। कौन है? यहाँ लाहौर में है या वहाँ तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार? मेरे घर में। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो डॉक्टर साहब भी आ गए। टोनी को देखते ही गज़ल खड़ी हो गई तो उसने भला सर से टलने पर शुक्र अदा किया। नोट्स पर नज़रें होने के बावजूद उसका सारा ध्यान टोनी की तरफ था और उसने महसूस किया था कि गज़ल के साथ बातें करने के बावजूद उसका ध्यान उसकी तरफ है। मैं आज सोच कर आया था आप दोनों को लंच पर लेकर जाऊँगा। सॉरी टोनी, अगर आज मुझे अपनी कज़न की तरफ ना जाना होता तो ज़रूर चलती। तुम इमन को ले जाओ। गज़ल के कहने पर वो घबराकर बेसाख्ता बोली। सॉरी, आज मुझे भी घर ज़रा जल्दी जाना है। उसने जवाब पर वो मुस्कुरा उठा। आपका जवाब तो मैं पहले से जानता था, आप यहीं कहेंगी। गज़ल मुस्कुराकर खड़ी हुई तो वो खड़ी हो गई। चले फिर आपको मैं ड्रॉप कर दूँ? मुझे भी मोन के घर जाना है। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी मुझे आज मार्केट भी जाना है, देर हो जाएगी। और इमन, तुम्हें तो घर भी जल्दी जाना है। गज़ल की शरारत पर वो पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी, जो उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। लगता है इमन को मुझ पर यकीन नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, वो सटपटा कर बोली। चलें। जैसे बेबस होकर बोली तो वो खिल उठा। अगर आज आप आ ही गई हैं तो चलें, मैं आपको अपना घर दिखा लाऊं। शादी के बाद मैं वहाँ शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। वो पहली बार किसी गैर आदमी के साथ यूँ अकेली बैठी थी। वो पहले ही डर रही थी। उसकी बात सुनकर तो उछल पड़ी। नहीं प्लीज़, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। तो इन बगौर उसका चेहरा देखा और सर इस्पात में हिलाते हुए ड्राइविंग करने लगा। सारा रास्ता उसकी खामोशी पर उसे उसकी नाराज़गी का एहसास हुआ। आपको बुरा लगा? उतरने से पहले वो बेसाख्ता पूछ गए। नहीं, लेकिन आपकी बेअतबारी पर अफसोस हुआ। नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल वो कोई बहाना सोचने लगी। हाय, उनकी आवाज़ पर वो जल्दी से मुड़ी। उसने बेसाख्ता नज़रों से उसे देखकर टोनी को देखा। जाने उसकी नज़रों पर वो शर्मिंदा होगी। बड़े मतलब परस्त हो यार, हमारे लिए अब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। उसे नज़रअंदाज करके वो टोनी की तरफ बढ़ा तो वो कंधे उचकाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। कैबिन में दूध डालते हुए उसे अजीब से शोर का एहसास हुआ तो वो आंच धीमी करके बाहर निकल आई। दरवाज़ा खोलते हुए उसे बख्तियार अली की चीखें सुनाई दी। मुन उसे एक बाजू और एक टांग से पकड़े बार बार स्विमिंग पूल में फेंकने की धमकी दे रहा था। उसने सर झटक कर वापस जाना चाहा, लेकिन उस बच्चे की चीखें उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ी। जो लोग 2-2 हफ्ते नहीं नहाते उनका अंजाम यही है कि उन्हें बर्फ़ की तरह ठंडे पानी में फेंक दिया जाए। वो बख्तियार अली को धमकी देते हुए मज़ीद पानी के करीब ले गया तो वो चीखने लगा। मुन भाई छोड़ो मुझे, मैं अब्बा की कसम खाता हूँ आज ही नहाऊंगा। नो वे। मुन ने दोनों बाजू से पकड़कर उसकी टांगें पानी में डाली तो वो फिर चीखने लगा तो उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। ये क्या तरीका है, बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं? मुन ने हैरत से पीछे देखा और अगले ही पल खुलकर मुस्कुरा दिया। छोड़िए इसे। तुम्हारा मतलब इसे छोड़कर तुम्हें पकड़ लूँ? उसके कहने पर बख्तियार अली मुँह पर हाथ रखकर खीखी करने लगा। शट अप। उसने गुस्से से दोनों को देखा। इमी, हर वक्त तुम अंगारे क्यों चबाती रहती हो? देखो अपना हाल क्या कर लिया। आओ तुम्हें ठंडी दुनिया की सैर करवाऊँ। वो बख्तियार अली को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। पहले तो वो समझी नहीं, लेकिन जब समझ में आया तो वो उसके सर पर पहुँच चुका था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। देखिए आप अपनी हद में रहिए। वो उसे मुतनबा करते हुए साथ भागने ही वाली थी कि टाइलों पर फिसल के
फिसलन के बायस उसका पाँव बुरी तरह फिसला। इससे पहले कि वो स्विमिंग पूल में जा गिरती, मून ने जल्दी से उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर तो वो कुछ समझ ही नहीं सकी। बख्तियार अली और मून के कहकों पर उसने नामबार सांसों के साथ सामने देखा। अगले ही पल उसका हाथ उठा और मून के बाएं गाल पर अपना निशान छोड़ गया। मून के साथ बख्तियार अली भी साकित हो गया। आप एक इंतहाई घटिया और बेहिस इंसान है, जिससे ना अपनी और ना ही किसी और की इज्जत का एहसास। हर वक्त अपनी तस्कीन के लिए दूसरों की कमज़ोरियों को निशाना बनाना आपकी आदत बन चुकी है। यह आपके घर के मुलाजिम है, इसलिए उनके साथ जैसे चाहें आप मजाक कर सकते हैं। किसने आपको यह हक दिया? आपका अपना कोई किरदार नहीं, तो आप समझते सब आपकी तरह है। मैं आपके घर अपनी तालीम की वजह से रह रही हूँ, वो भी किराया देकर। आपने दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी मुफ्त का माल समझ लिया कि जो करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैं रज़िया या बख्तियार नहीं। आप एक लूज़ करैक्टर और घटिया आदमी है। नफरत से फुनकारने के बाद बख्तियार अली के हैरान चेहरे पर नज़र डालकर वापस मुड़ी, जहाँ रज़िया खड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे उसे मून को इसका ये सब कहना बुरा लगा। कैसी बहन हो तुम? मून भाई को मैंने बख्तियार को डराने को कहा था। मून भाई ने सही किया है। रज़िया का लहजा रखाए लिए हुए था। एक पल के लिए वो शर्मिंदा होकर रह गई। अगले पल वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मून भाई ये बहुत बदतमीज़ और गंदी है। पीछे से आती बख्तियार की घसीली आवाज़ पर उसके कदम बेख्तियार रुक गए। वो उसके लिए लड़ी थी और वो दोनों बहन भाई उस शख्स के खिलाफ कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे। भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। उसने अपना दायां हाथ दबाते हुए बेख्तियार सोचा। हेलो की आवाज़ पर तेज़ी से चलते उसके पेन को ब्रेक लगी। उसने सर उठाकर देखा, ऑन खड़ा था। हेलो। वो मुस्कुराकर सीधी हो गई। बिज़ी लग रही हो? जी, पेपर्स में कुछ दिन रह गए हैं, इसलिए। वो उसे देखकर नोट्स देखने लगी। सारा ध्यान तो उनकी तरफ ही था। तुम्हारा फ़ोन है? ऑन ने बताया। गज़ल का? वो तेज़ी से खड़ी हुई। नहीं, शायद तुम्हारे घर से है। अच्छा। वो हैरान होते हुए उसके पीछे जाने लगा। उसने रिसीवर कान से लगाया तो फ़ोन बंद हो चुका था। रिसीवर क्रेडिट पर डालकर वहीं खड़ी हो गई। इमन, खाना खा लो। शोएब भाई ने उसे खाने की दावत दी तो वो मुस्कुरा दी। नहीं भाई, मैंने अभी खाना खाया। तसल्ली से बैठो, आ जाता है फ़ोन। उसे बेचैनी से टहलते देखकर शबाना ने टोका तो वो झिमकर सोफे पर बैठ गई। उसने महसूस किया उसे देखकर खाना खाते मून का कोई रिमार्क्स पास नहीं किया। वो बिल्कुल यूँ रिएक्ट कर रहा था जैसे वो यहाँ हो ही नहीं, बल्कि कई दिनों से वो बिला वजह की बात वो उसे देखता भी नहीं था। हत्ता कि वो ढोलू और भी उसे देखकर नज़रें फेर लेते थे। उसने बेपना सर झटक कर खुद को इस सोच से निजात दी, अगर यही थप्पड़ मैं उसे शुरू साल में लगा देती तो इस परेशानी में न रहती। अपने थप्पड़ पर उसने बेसाख्ता खुद को दाद दी। तभी फ़ोन की घंटी पर उसने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। खैरियत है अम्मी? सादी बेगम की बुझी आवाज़ उनकी हेलो से ही महसूस हो रही थी। इतवार को आ रही हो? खैरियत है। अब वो परेशान हो गई थी। आदिल की मंगनी है। जी। उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई है। तुम्हारी चच्ची ख़ास तौर पर पैगाम देकर गई है, ज़रूर आना। उन्होंने गहरा सांस लेकर कहा। मैं तो समझी थी कि वो शायद तुम्हारे लिए, लेकिन बता रही थी कि आदिल ने अपनी मर्ज़ी की है। सुना है कि अमीर लोग हैं। उसके कान साए साए कर रहे थे, कहीं गुम होकर रह गए। हेलो इमन। उसकी तवील खामोशी महसूस करके वो ज़ोर से बोलने लगी। जी अम्मी। ये दो लफ्ज़ उसने बड़ी दिक्कत से अदा किए। बेटा, इतवार को आ रही हो फिर? अम्मी, आप चच्ची से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, मेरे पेपर्स में कुछ दिन रह गए। अगर आई तो बहुत हर्ज हो जाएगा। मेरी तरफ से उन्हें और आदिल भाई को मुबारकबाद दे दीजिएगा। उनकी मज़ीद बात सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया था। सब खैरियत थी अमन? उसके उतरे हुए चेहरे को शबाना ने गौर से देखा तो वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई, लेकिन अपने कमरे में आते ही उसका हौसला जवाब दे गया। सारी ख्वाहिशें खाक में मिल गई थी। उसकी किताबें सामने खुली थी, लेकिन उसकी नज़रें आसमान पर भटक रही थी। एमन, शबाना की आवाज़ पर वो सीधी हुई। इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? शबाना के लहजे में नरमी महसूस करके उसने खुद को हवासों में करना चाहा। शाम हो रही और तुमने लाइट भी नहीं जलाई। वो बस पढ़ते पढ़ते ध्यान ही नहीं रहा। वो किताबें लिए हुए खड़ी हो गई। आप कहीं जा रही हैं? उनकी तैयारी देखकर उसने कहा। हाँ, शोएब के दोस्त की बेटी की शादी है, हम लोग जा रहे हैं और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाओ। वैसे मैंने रज़िया को भी कह दिया, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। उनके पुरशफ़क़त अंदाज़ पर उसकी आंखें भीग गई। आज पता नहीं क्यों उसका दिल करता था कोई सहारा मिले और वो दिल का बोझ हल्का करे। ठीक है। उन्होंने उसका गाल थपथपाया तो वो झुकी नज़रों के साथ सर हिलाकर मुस्कुरा दी। रज़िया के इंतज़ार में पोर्च में चक्कर लगा रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होते टोनी को देखकर वो हैरान हो गई। गेट क्यों खुला छोड़ा हुआ है? वो भी हैरानी से उसे देखने लगा। मैं रज़िया का इंतज़ार कर रही थी, घर में कोई नहीं। उसके पीछे खाली पोर्च देखकर उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ओह। उसके सर नफ़ी में हिलाने पर वो बोला, आप यकीनन डर रही होंगी। उसकी मुस्कुराहट में शरारत महसूस करके वो बेसाख्ता मुस्कुराए। उसका डर शायद अच्छा खासा मशहूर हो चुका था। चले फिर, जब तक रज़िया नहीं आती मैं आपको कंपनी देखता हूँ मेरे होते हुए कौन आपको डराने की कोशिश करता है। वो गेट बंद करके उसके सामने आ गया। वो रज़िया। उसने बंद गेट की तरफ देख कर कहा।
यहाँ हर फर्द के पास डुप्लीकेट चाबी मौजूद है। यकीनन रज़िया के पास भी होगी, नहीं तो वो बेल दे देगी। उसने जैसे समझकर सर हिलाया। यहाँ तो बहुत सर्दी, अंदर ही चलते हैं। सर्दी तो उसे भी लग रही थी। वो सर हिलाकर उसके पीछे चल दिया। लाउंज में हीटर जलाकर उसने टीवी ऑन कर दिया। मैं जब कभी घर से बहुत लेट जाऊँ तो यहाँ आ जाता हूँ। उसने अपनी बेतकल्फ़ी की तरजीह पेश की तो वो मुस्कुरा दी। बल्कि यहाँ जो गेस्ट रूम है, अब वो गेस्ट रूम नहीं रहा, मेरा रूम बन चुका है। चले मैं आपको दिखाऊँ। वो उसे कोई बात कहने का मौका दिए बगैर कॉरिडोर में दाखिल हो गया तो वो भी उठने पर मजबूर हो गई। वह अब अलमारी खोलकर उसे अपनी चीज़ें दिखा रहा था। क्या बात है मना, आज आप बहुत चुप हैं। तबीयत ठीक है आपकी? उसकी बेतुजी महसूस करके वो उसके करीब आ गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका हमदर्द लहजा पाते वो रो पड़ी। क्या हुआ मन, आप रो क्यों रही हैं? उसने घबराकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। क्यों रो रही हो? वो अब उसके मज़ीद करीब आ गया था और अपने हाथ से उसके आंसू साफ करने लगा। रोते रोते उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने आंसू रोककर जैसे इस एहसास को समझना चाहा। टोनी का हाथ उसके कंधे से होता हुआ उसके चेहरे पर आ रुका था, जबकि दूसरा हाथ उसके घुटने पर था। उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा जो उसके बहुत करीब था और उस चेहरे के तासुरात पर वो दहल गई थी। वो एक झटके से उसे धक्का देकर खड़ी हुई। वो शायद उस कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था। ज़रा सा लड़खड़ाया, लेकिन अगले पल वो संभल कर खड़ा हो चुका था। वो संभल कर खड़ा हो चुका था। उसने दरवाजे की सीम बढ़ना चाहा, लेकिन इससे पहले वो उसका बाजू थाम चुका था। हाथ छोड़िए मेरा। आई लव यू एमन, उसने बोझल लहजे में कहते हुए उसे कंधों से थाम लिया। छोड़ो मुझे। वो उस पर झुका तो उसने थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। एक पल के लिए उसके साथ साथ वो भी साकित हुआ। अगले पल तैश के आलम में उसने उसका बाजू दबोचकर उसे बेड की तरफ धक्का दिया। बेड का कोना बड़ी ज़ोर से उसकी कमर में लगा, लेकिन वो दर्द को नज़रअंदाज करते हुए सरह से दूसरी जानिब लग गई। अपने बचाव के लिए वो मुतविश नज़रों से कोई चीज़ तलाश करने लगी। वो लम्हा बलम्हा उसके करीब आ रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे को घोड़े की आवाज़ ने तोड़ा था। जहाँ उसके सोए हुए हवा से अलर्ट हुए थे, वहीं टोनी के तेज़ी से बढ़ते कदम भी ठटक कर रुक गए थे। मून, वो एक पल का तवक्कुफ लिए किए बगैर हलक के बल चलाई। टोनी ने तेज़ी से दरमियानी फासला समेटकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कौन है? मून की आवाज़ पर उसने वो हाथ हटाना चाहा। उसका हाथ इतनी मजबूती से जमा था कि उसे अपनी सांस से रुकती महसूस होने लगी। उसने अपने दूसरे हाथ के नाखून उसके चेहरे पर गाड़े तो गिरफ्त कुछ ढीली हुई। तेज़ी से उसका हाथ हटाकर फिर चलाई। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला था। उसी तेज़ी से टोनी ने अपना हाथ हटाया था। वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर मून की तरफ भागी और उसका बाजू थामकर उसके पीछे छुप गई। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। उसने डरते डरते सामने देखा, जहाँ खड़े टोनी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे इसने कहा था। टोनी के अल्फाज इल्ज़ाम पर आंसुओं के साथ उसका वजूद साकित हो गया। ये झूठ है, मैं तो ये इल्ज़ाम इस कदर अचानक था कि वो बोल ही नहीं सके। अपने पोजीशन क्लियर करने के उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। उसका निजात दहंदा था। ये ख्याल आते ही मून के बाजू पर उसके हाथ ग्रिप ढीली होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसे भी इसका यकीन नहीं करेगा। वो मुजरमों की तरह दीवार से लग गई थी। ये आवाज़ कैसी थी? उसने नज़रें उठाकर सामने देखा। सामने का मंजर उसे अपनी आंखों का धोखा लगा। सामने का मंजर उसे अपनी आंखों का धोखा लगा था। उसने एक के बाद दूसरा थप्पड़ टोनी के मुंह पर मारा था और वो उसे गिरबान से थामे झटका दे रहा था। बेगैरत आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इतनी गंदी हरकत करते हुए? हाउ डेयर यू! मुन गिरबान थामे हुए उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे के करीब जा गिरा। अगले पल वो मजीद कोई बात किए बगैर दरवाजे से बाहर निकल गया। मुन उसके पीछे भागा और वो बुरी तरह रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। थोड़ी देर बाद किसी ने अचानक उसे जारहाना अंदाज में बाजुओं से पकड़ कर खड़ा किया। डर के मारे उसकी सांस सीने में अटक गई। सामने मुन खड़ा 16 बार नज़रों से उसे घूर रहा था। क्या कर रही हो यहाँ? जब तुम जानती थी कि घर में नहीं कोई, तो क्यों उसे अंदर आने दिया और क्यों उसके साथ यहाँ आई? उसका लहजा इतना पुरतपिश था कि उसका चेहरा लगा। उसकी आंखें मीचने पर उसने ज़ोर से उसको दीवार से जा लगी। एक तेज़ कंधों से कमर तक गई। बड़ी अक्लमंद और बाकिरदार बनती हो, इतना नहीं जानती ना महरम मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। तनाई में उस मर्द को जानवर बनते देर नहीं लगती। आज अगर उस मर्द की हवस का शिकार बनती तो तुम्हें एक लूज़ बदकिरदार आदमी और मजबूत आदमी का फ़र्क पता चल जाता। बदकिरदार कहा था ना तुमने, है ना? वो एक बार फिर उसके सामने आकर 16 बार नज़रों से उसे घूरने लगा। उस दिन तुम अपनी इज्जत के साथ इस कमरे में आई थी और वैसे ही बाहर भी गई थी। अगर मैं बदकिरदार होता तो उस वक्त तुम कहीं डूब मरने की तैयारी कर रही होती। वो उसे ऐसा आईना दिखा रहा था जिसमें उसे अपनी शक्ल से कराहियत महसूस हो रही थी। उसने बेख्तियार अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। हटाओ अपने हाथ और अपनी आंखों से हकीकत देखो। मुन ने झटके से उसके हाथ हटाए। मैं बेहिस, घटिया और दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने वाला हूँ। ये भी कहा था ना तुमने? हाँ, मैं जो भी हूँ सबके सामने हूँ। तुम पर अपनी अच्छाइयों को साबित करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम खुद क्या हो, पहले खुद को देखो। मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता और ना ही किसी के किरदार पर कीचड़ उछालता हूँ। हमें हमेशा यही सिखाया गया, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये इज़्ज़त ही थी कि तुम यहाँ बगैर किसी डर के रह रही थी।
तुम इस घर की इज्जत थी, इसलिए आज इज्जत के साथ सही सलामत खड़ी हो। अगर वाकई किसी बदकिरदार से तुम्हारा वास्ता पड़ता तो मुफ्त का माल क्या होता है तुम्हारी समझ में आ जाता। तुम्हें तो मजाक और बदतमीज़ी में फ़र्क ही नहीं पता, बल्कि तुम तो सही और गलत को पहचानना भी नहीं आता। वो इस्तज़ाई अंदाज में बोलकर पीछे हटने लगा। गलती मेरी ही है, मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि मजाक तो दूर की बात है, तुम तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तुमसे बात करता। उसने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, जबकि उसने लफ्ज़ों की इतनी मार मारी थी कि वो लहूलुहान हो रही थी। हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। जाओ अब यहाँ से, और एक बात याद रखना, ना महरम के साथ तन्हाई सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं देती। ज़रूरी नहीं हर मर्द मेरी तरह बदकिरदार हो। आखिर में भी वो तंज करने से बाज नहीं आया था। वो उसकी तरफ देखे बगैर उठी और भागते हुए बाहर निकल गए। अपने चेहरे पर किसी लम्स के एहसास ने उसे अपनी जलती हुई आंखें खोलने पर मजबूर किया था। उसकी पहली नज़र शबाना आपी पर पड़ी थी। वो परेशानी से उसका गाल सुला रही थी। उसकी आंखें यकायक पानी से लबरेज होने लगी। यमन उनके पुकारने पर वो उनके गले लगकर रोने लगी। वो मज़ीद परेशान होकर उसकी पुश्त सहलाने लगी। हुआ क्या बेटा, कुछ तो बोलो। उनके पुकारने पर भी वो उसी तरह रोती रही, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसे खुद से अलग किया। किसी चीज़ से डर गई हो? उनके पूछने पर भी वो खामोश रही। मैंने कहा भी था रज़िया आ जाएगी, वो आई भी थी, पर तुम अनेक्सी में थी तो वो वापस चली गई। वो अब उसके आंसू साफ कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। गज़ल की आवाज़ पर उसने चौंक कर दाएं तरफ देखा। वो वाकई गज़ल ही थी, बल्कि ऑन और शुएब भाई भी वहीं थे। मामा टेम्परेचर चेक करें, कम हुआ या नहीं? हाँ। ऑन के कहने पर उन्होंने थर्मामीटर उसके मुंह में रख दिया, तो वो सर झुकाकर अपने गोद में रखे हाथों को देखने लगी। हम अभी शादी में पहुंचे ही थे कि मून का फ़ोन आ गया। वो अपना वॉलेट घर में भूल गया था, वो लेने आया था। उसने बताया तुम बेहोश हो गई हो। घर आए तो तुम बुखार में तप रही थी। कल रात से अब तुम्हें होश आया। मैं तो डर गई थी और इसलिए गज़ल को बुला लिया। उसकी नज़र बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठी जहाँ रात के 8 बज रहे थे। अब कैसा महसूस कर रही हो बेटा? शुएब भाई के पूछने पर उसने सर हिलाकर उन्हें तसल्ली दी। मेरी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कैसी बातें करती हो? तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन बल्कि बेटी जैसी हो, फिर प्रॉब्लम कैसी? शबाना के मोहब्बत भरे अंदाज पर उसकी आंखें फिर भीगने लगी। अब तुम ये सूप पियो, मैं थोड़ी देर बाद फिर चक्कर लगाती हूँ। गज़ल के आने पर वो तीनों बाहर निकल गए थे। मैंने पहली बार सूप बनाया, पता नहीं कैसा है, लेकिन तुम इससे अंदाज़ा करो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। गज़ल ने चमचा उसके होंठों से लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। पता है तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं तो डर गई थी। वो उसके गले लगी कह रही थी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, देखो सारा सामान ले आई हूँ। गज़ल के कहने पर उसकी नज़रें उसके बैग तक गई। एक वक्त था वो रोज़ गज़ल के आने की दुआ करती थी। आज जब वो आई थी तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो गुमसुम अंदाज में बातें करती गज़ल का चेहरा देखने लगी। कभी कभी एक लम्हा इंसान को वो समझा जाता है जिसे समझने के लिए कहीं साल भी कम पड़ते हैं। वो जो इतनी डरपोक थी कि ज़रा अंधेरे से उसकी जान जाती थी, अब घंटों अंधेरे में बैठी रहती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जब मून की बातें याद आती तो उसका दिल चाहता काश वो सारे वक्त को कहीं पीछे मोड़ पाती, काश वो अपने अल्फाज को, उस थप्पड़ को उसकी और अपनी यादात से मिटा पाती। वो सही कहता था, वो है क्या? उसे बड़ा नाज था अपने किरदार पर। उसने क्या किया? एक बिल्कुल गैर मर्द के साथ बगैर किसी डर के एक तन्हा कमरे में चली गई। गलती उसकी थी, टोनी को वो इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी जब खुद ही उसने अपनी एहतियात की चादर उतार दी थी। और वो जैसे बदकिरदार और बुरा समझती थी, वो सबसे ज़्यादा मजबूत साबित हुआ था। वो वाकई बाकिरदार था, जिसे अपने नफ्स पर काबू था, वरना वो भी मर्द था। तन्हाई उनके दरमियान भी आई थी। उस दिन वो वहाँ से निकल आई। वो उसे अपनी बहादुरी समझती थी। वो उसकी बहादुरी नहीं, उस मर्द की मजबूती थी, वरना अगर वो नफ्स का गुलाम होता तो वो शायद आज हराम मौत मर चुकी होती। वो सही कहता था, उसे सही गलत की पहचान नहीं, इसीलिए तो उसने उस कमज़ोर शख्स को अच्छा समझा और उस मजबूत शख्स को बुरा जाना। कभी कभी इंसान को आगाही तब मिलती है जब वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाता है, जिससे उसके साथ हुआ था। उसके पेपर्स में कुछ दिन रह गए थे, लेकिन पढ़ाई से उसका दिल बिल्कुल अचाट हो गया चुका था। वो ज़बरदस्ती खुद को पढ़ने पर आमादा करती थी, क्योंकि अब पेपर छोड़कर वो एक और पछतावा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। सुनो, मेरी शादी पर आओगी ना? गज़ल की आवाज़ पर वो संजीदगी से उसे देखने लगी। देखो देखो क्या, तुम्हें ज़रूर आना। और ये तुम्हें हो क्या गया, इतनी खामोश क्यों रहती हो? अगर मुझसे नाराज़ हो तो पहले की तरह गुस्सा करके लड़के अपना गुस्सा क्यों नहीं निकाल लेती? गज़ल अब उसके करीब आ गई। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वो वाकई उससे नाराज़ नहीं थी, क्योंकि अब उसे इंसानों की पहचान हो गई थी। वो बज़ाहिर जैसी थी, लेकिन इतना अब वो जान गई थी कि वो उससे मुखलिस थी। फिर क्या बात है, किसी बात से परेशान हो? दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी बात अधूरी रह गई। शबाना आपी थी। मैंने सोचा फिर शायद टाइम ना मिले, तुम दोनों को गिफ्ट दे आऊँ। इसकी ज़रूरत नहीं थी आपी। इमन वो सूट लेते हुए हिचकिचा रही थी। ये तुम लोगों का हक है, और अब प्लीज़ कोई बहस नहीं। रात को तुम लोग खाना हमारे साथ खाओगी? उसके इनकार करने से पहले गज़ल ने हाँ कर दी, तो वो खामोशी से अपना सामान पैक करने लगी। दरवाज़ा खुलते उसकी पहली नज़र मून और बख्तियार पर पड़ी थी, जैसे गोद में बिठाकर वो उसके बाल काटने की कोशिश कर रहा था। बख्तियार अली की चीखों पर उसने इज़्तिरारी अंदाज में पहलू बदला। आज भी वैसा ही मंजर था, मगर उसकी आंख के आगे जो गलत फहमी का पर्दा था वो हट चुका था। पहले उसे लगता था वो उसके घर मुलाजिम है, इसलिए वो उन्हें तंग करता है,
पर आज वो महसूस कर सकती थी। वो उन्हें मुलाजिम समझता ही नहीं था और शायद इसीलिए उन्हें अपने घर वालों की तरह ट्रीट करता था। इसलिए तो बख्तियार को उसने गोद में बिठाया हुआ था। ए अमन आओ। शबाना आपी की आवाज़ पर मोहन ने उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा बख्तियार को तंग करने में मसरूफ़ हो गया। वाह भाई गज़ल, आज तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही हो। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? गज़ल को देखते हुए शुरू हो गया। जाने क्यों उसे तकलीफ़ हुई थी। आज से कुछ अरसा पहले वो उसे यूँ नज़रअंदाज करता तो वो खुश होती, लेकिन आज वो बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रही थी। ले भाई मिठाई खाइए। और ने मिठाई का डब्बा उसके सामने किया। ये किस खुशी में भाई? गज़ल ने गुलाब जामुन पकड़ते हुए उसका चेहरा देखा। जनाब जी फूफा बन गए? मतलब? गज़ल हैरान हुई। कवल फुफ्फो बनी है तो लाजमी बात है ये भी फुफ्फा बना। अच्छा। मोहन के बताने पर वो कहका लगाकर हंस पड़ी। अब आपने तो मेरी चच्ची लेकर आनी नहीं तो मैं ऐसे रिश्ते बनाकर ही खुश हो जाता हूँ। हाय जालिम, ये क्या कह दिया? मोहन ने दिल पर हाथ रखकर कहा। तो वो दोनों हंस पड़े, जबकि वो सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। खाने के दौरान वो तीनों चहकते रहे। शोएब भाई अपने कमरे में गए तो शबाना आपी चाय बनाने के लिए उठ गई। गज़ल उनके पीछे गई थी और उनका फ़ोन आया तो वो भी अंदर चला गया। अब सिर्फ वो दोनों रह गए थे। वो भी उसको देखे बगैर बाहर निकल गया तो वो बगैर सोचे समझे उसके पीछे निकल आई। कदमों की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा। उसे देखकर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैंने किया और कहा मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मेरा गिल्ट कुछ कम हो जाएगा। माजरत तो मुझे आपसे करनी चाहिए। उस दिन मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया था। मुझे कोई हक़ नहीं था मैं आपको ये सब कहता। आप अपनी मर्ज़ी की मालिक है। जहाँ तक माफ़ी की बात है तो इसकी ज़रूरत नहीं। मैं सब भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए। जो हुआ वो सब यहीं ख़त्म हो गया। वो कहकर चला गया था, लेकिन वो वहीं साकित खड़ी रह गई थी। उसके लफ्ज़ों के साथ उसका लहजा भी कितना बेगाना था। सब ख़त्म हो गया। उसने ज़ेरे लब दोहराकर गेट को देखा जहाँ से अभी अभी वो निकला था। आहिस्ता आहिस्ता सामने का मंजर धुंधलाता गया। अगले ही पल वो तेज़ी से अनेक्सी की तरफ बढ़ी थी। उसने मुझे माफ़ नहीं किया, ये सोच उसके दिमाग से निकलने को तैयार नहीं थी। पता है पुप्पो, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। समरी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती, लेकिन कल आपने मुझे जिस तरह समझाया था मुझे फ़ौरन याद हो गई। टीचर ने भी मुझे गुड दिया। अपनी 12 साला भतीजी की पुरजोश आवाज़ पर एमन ने मुस्कुराकर उसे देखा। और पुप्पो, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है और ये सैंडविच तो आप कमाल के बनाती हैं। वो बातूनी होने के साथ मस्का लगाने में भी तेज़ थी। उसका अंदाज़ा उसे अब हुआ था। पहले तो वो कभी घर वालों के इतने करीब नहीं रही थी, लेकिन अब तन्हाई से बचने के लिए वो सब में बैठने लगी थी। उसके भतीजे भतीजियाँ से काफ़ी मायूस हो गए थे। भाभी आज क्या बनाऊँ? फौजिया भाभी को अंदर दाखिल होते देखकर उसने पूछा। वो फ्रिज से पानी निकालकर उस पर नज़र डाले जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई थी। उसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। पुप्पो चलिए ना, हम बातें करते हैं। अम्मी की तो आदत ही ऐसी है। उसकी भतीजी उसका उतरा मुंह देखकर फिर शुरू हो चुकी थी। तुम खुद बताओ, खराबी क्या है मेरे भाई में? देखा बाला है, अपना कारोबार है, बस पढ़ा ज़्यादा नहीं ना, इस वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया। फौजिया भाभी की घसीली आवाज़ पर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने थोड़ा सा अंदर झांका। उनके मुकाबले उसकी दूसरे नंबर वाली शहजाना भाभी थी। पहले तो सरफराज माने हुए थे, उस दिन अपनी माँ के पास क्या गए, ख्यालात ही बदल गए। एमन ज़्यादा पढ़ी लिखी है वगैरह वगैरह। तुम देख लेना शहजाना, लड़कों के साथ पढ़कर आई है, कोई चांद तो चढ़ाएगी। यह हर रिश्ते से इनकार बेवजह तो नहीं, ज़रूर इसका कोई चक्कर है। अभी तो मेरी बात सुनकर सरफराज गुस्से में आ गए थे, लेकिन तुम देख लेना, ज़रूर किसी लड़के से इसकी दोस्ती है। मज़ीद सुनने की उसमें ताब नहीं थी। वो सुर्ख चेहरा लिए अपनी माँ के कमरे में आ गई। वो नमाज़ पढ़ रही थी। वो खामोशी से ज़मीन पर उनके करीब बैठ गई। क्या बात है एमन? सलाम फेर कर उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा तो वो सर नफ़ी में हिलाकर ज़मीन पर उंगली से नक्शो निगार बनाने लगी। कुछ तो बात है। अम्मी भाभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों, क्या हुआ? उनकी आंखों में अब तशवीश उतर आई थी। मैं बात करूं भी तो मुझसे बात नहीं करती। गुड़िया साथ भी मेरे पास बैठी हूं तो उन्हें ले जाती हैं। और अभी शहजाना भाभी से कह रही थी कि मैं लड़कों के साथ पढ़ी हूं तो ज़रूर कोई चांद चढ़ाऊँगी। अम्मी आपको मैं ऐसी लगती हूँ? आखिर में उसकी आवाज़ रंध गई तो पुरसोच अंदाज में तस्बीह को देखती हुई सादिया बेगम चौंक गई। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और फौजिया की आदत ही ऐसी, उसकी बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। पर अम्मी, बगैर किसी वजह के वो मुझ पर तोहमत लगा रही हैं। दरअसल वो अपने भाई के लिए काफ़ी अरसे से तुम्हारे लिए कह रही थी। एक तो वो लड़का मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, ऊपर से इतनी बड़ी फैमिली और सारे के सारे एक से बढ़कर एक। मैंने तो सरफराज को साफ मना कर दिया, इसीलिए खार खाए बैठी है। उसे लगता है उसकी बेइज्जती हुई है। वो खामोशी से जाए नमाज को देखने लगी। फौजिया का भाई नहीं तो कहीं तो शादी करनी है ना बेटा। तुम्हारी तीनों बहनों की शादी मैंने जल्दी कर दी थी और इस उम्र में उनके 2 बच्चे थे। तुम्हारा शौक़ देखते हुए मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हर रिश्ते से मैं इनकार भी नहीं कर सकती। एक वक्त होता है जब
हमें कोई जचता नहीं, फिर एक वक्त आता है कोई अच्छा रिश्ता आता नहीं, तुम्हारा बाप तो है नहीं, इन 3 भाइयों ने ही तुम्हारी शादी करनी है। सरफराज की अपनी बेटी जवान हो रही है, अभी नहीं पर 3-4 साल तक उसने उसे भी ब्याहना है। मैं चाहती हूँ उससे पहले कि सबको तुम्हारा वजूद बोझ लगे तुम अपने घर वाली हो जा। वो अब भी खामोश थी। तुम्हारी चची कई बार मुझसे तुम्हारे लिए बात कर चुकी है, लेकिन तुम अभी अभी इम्तिहान से फारिग हुई थी तो मैंने बात नहीं की। इमन ने अफसर उठाकर उनका चेहरा देखा। आदिल की बात कर रही हूँ, उसकी सवालिया नज़र महसूस करके वो बोली तो वो एक बार फिर सर झुका गई। पहले तो मैं इस वजह से खामोश थी कि मंगनी टूटे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, दूसरा फौजिया ने अपनी मुसीबत डाली हुई थी। कल मैंने सरफराज, फयाज और न्याज तीनों से बात किया, वो तीनों आदिल पर मुत्फिक है। मैं आज तुम्हारी चच्ची से बात करने वाली हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सारे फैसले करके वो उससे उसका फ़ैसला पूछ रही थी। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? उसे मुसलसल खामोश देखकर उन्होंने संजीदगी से पूछा तो उसने गौर से उनका चेहरा देखा। उनकी खोजती नज़रें खुद पर महसूस करके एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। जो आपको और भाभी को ठीक लगे अम्मी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? उसके जवाब देने पर उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और जाए नमाज समेट कर खड़ी हो गई, जबकि वो चेहरा घुटनों पर टिकाकर वैसी ही बैठी रही। उसे यहाँ आए मुश्किल एक हफ्ता हुआ था जब उसने आदिल की मंगनी टूटने की खबर सुनी थी। आदिल की मंगनी होने पर उसे कितना दुख हुआ था ये सिर्फ वो जानती थी, लेकिन उसके मंगनी टूटने पर खुशी तो दूर की बात, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। अब आदिल से उसकी मंगनी की बात हो रही थी, उसकी ख्वाहिश कि वो उस घर का हिस्सा बने पूरी हो रही थी, लेकिन दिल को कोई खुशी नहीं थी। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था ये वो खुद नहीं जानती थी। हाँ, कहीं तो शादी करना ही है, उसने गहरा सांस लेकर सोचा। फिर अगर वो आदिल हो तो हर्जी क्या है? कभी वो उसे पसंद करती थी, शायद इसलिए कि तब दुनिया सिर्फ उस घर के अंदर तक महदूद थी, और जब दुनिया वसी हुई तो उसने दुनिया के कितने ही रंग देखे, अच्छे भी और बुरे भी। वो तलत से मिली, उसे अच्छा जाना वो क्या निकला। उसे तो उसके नाम से भी अब खौफ महसूस होता था। उस एक शख्स की वजह से वो अपने साथ साथ किसी और की नज़रों में भी गिर गई थी। वो एकदम चौंक कर सीधी हुई। उसे क्यों हर वक्त ये परवाह रहती है कि वह शख्स उसे अच्छा नहीं समझता? उसकी नाराज़ी ने उसे अब तक क्यों बेचैन कर रखा है? कई सवाल उसके सामने खड़े थे, उसने दिल को टटोला। वो कुछ कह रहा था, अब आंखें उसे देखने से कासिर थी। पता नहीं, मुसलसल खामोशी पर वो ज़ेरे लब बुड़बड़ा कर रह गई। वो थके हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब उसने आदिल को अंदर दाखिल होते हुए देखा। वो दोनों अपनी जगह जम गए। अस्सलाम वालेकुम। वो खामोशी को पहले उसने ही तोड़ा था। कैसी हो एमन? ठीक हो? वो मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर तो रुको, फिर आऊँगी, अभी रना के साथ बाज़ार से आ रही हूँ, ज़रा थक गई हूँ। आदिल ने बगौर उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। घर में तुम्हारी और मेरी मंगनी की बात हो रही है, जानती हो? जी। वो नज़रें झुकाकर अपने जूते को देखने लगी। तुम खुश हो? आपको क्या लगता है? वो नज़रें उठाकर उसका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। मैं कुछ जान नहीं पा रहा, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। आप खुश हैं? वो उल्टा उसी से पूछने लगी। बहुत। उसे बगौर अपनी तरफ देखता पाकर उसने नज़रें झुका ली। चलती हूँ, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसी तरह झुकी नज़रों से बोली, अम्मी ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, और जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं खुश नहीं तो नाखुश भी नहीं। क्या तुम्हारे खुश ना होने की वजह मेरी पहली मंगनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? वो परेशानी से उंगलियां मसलने लगी। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, मैंने कोई शिकायत की है आपसे? उसके खफा अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराया था। तो क्या मुझसे मोहब्बत करती हो? मोहब्बत करना ज़रूरी है। बिल्कुल। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए दोनों फरीकों के दिल में मोहब्बत का होना ज़रूरी है, तभी तो एक दूसरे की खामियों और खूबियों को अपना सकेंगे। मोहब्बत। वो उस लफ्ज़ पर अटक कर रह गई। ईमन। जी। आदिल के पुकारने पर वो चौंक कर बोली, हो सकता है तुम सोचती हो कि फ़ारूक से भी तो मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगनी की थी। हाँ, ऐसा था। उसकी ज़ात से ज़्यादा शायद मैं उसकी अमारत से मुतासिर हो गया था, लेकिन तुम सबसे अलग हो। एक और कमज़ोर शख्स। उसने नज़रें उठाकर आदिल का चेहरा देखा। तुमसे शादी में 100% मेरे दिल की मर्ज़ी शामिल है, इसीलिए तो तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम है। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल भी 100% मेरे हक़ में हो। मैं ये नहीं कहता तुम अभी इसी वक्त मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो हल्के से ऐसा, क्योंकि मोहब्बत कोशिश से नहीं की जाती, बस हो जाती है। लेकिन चलो, एक तसल्ली तो हुई कि तुम मुझे नापसंद भी नहीं करती। वो उसकी आंखों में देखकर शरारत से मुस्कुराया तो वो नज़रें चुरा गई। चलती हूँ। उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो बाहर निकल आई। मोहब्बत। बेड पर लेटकर वो इस लफ्ज़ को सोचने लगी। वो आदिल से मोहब्बत नहीं करती, ये तो वो जानती थी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूरी तो नहीं जिससे शादी हो उससे मोहब्बत भी हो। मोहब्बत शादी के बाद भी तो हो सकती है। उसने आंखें बंद करके करवट बदल ली थी। और मोहब्बत तो मैंने कभी किसी से भी नहीं की। नींद की वादी में उतरने से पहले उसने खुद को बावर करवाया था। फुप्पो, दादू आपको बुला रही हैं। उसकी भतीजी ने उसे पैगाम दिया तो वो मुड़कर उसे देखने लगी। आती हूँ। पुप्पो, वो गज़ल पुप्पो का फ़ोन है। उसने जल्दी से इस्त्री का प्लग खींचा और बाहर निकली।
लो आ गई है। उसे देखते ही सादिया बेगम ने फ़ोन उसे थमा दिया। हेलो एमी। एक पल के लिए वो साकित रह गई। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई थी। वो गज़ल की आवाज़ तो पहचान गई थी, लेकिन ये नाम, उसकी खामोशी पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे पता था तुम्हें बुरा लगेगा। मून भी तुम्हें चिढ़ाने के लिए एमी कहता था। मुस्कुरा भी नहीं सकी। कैसी हो? ठीक हो, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। देख लो, इसलिए तुम्हें फ़ोन भी कर लिया, लेकिन जबकि तुम बेमुरव्वत लड़की, मुड़ के भी नहीं देखा। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ईमन के लहजे में ऐसा कुछ था कि वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। अच्छा सुनो, रिज़ल्ट आने वाला, उम्मीद है हम दोनों पास हो जाएंगे। फिर बाद में मार्कशीट लेने इकट्ठे जाएंगे। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, ठीक है? गज़ल ने उसे तसल्ली दी थी। एक और बात, वो डॉक्टर तलत था ना, वो टोनी, उसका मुझे कल फ़ोन आया था। तुम्हारा फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस पूछ रहा था। फिर? वो खौफज़दा अंदाज में बोली। फिर क्या, मैंने दे दिया। अब मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी शादी पर आने की तैयारी कर लेनी चाहिए। देख लो, मैं तुमसे पहले ही कहा था वो तुम पर फिदा है। गज़ल, पहले तुम्हें मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। उसके घसीले अंदाज पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्यों, क्या हुआ? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बेबसी से वो गहरा सांस लेकर रह गई। फिर भी एमन, कुछ तो कहो। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। मेरे घर वाले अच्छा नहीं समझेंगे, ख़ास तौर पर मेरी भाभियाँ। उन्हें एक इशू मिल जाएगा मुझे टीज़ करने के लिए। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अच्छा खासा रिश्ता और फिर बाकायदा प्रपोजल भेजेगा। एमन ने बेख्तियार अपना सर थाम लिया। अब वो कैसे उसे समझाती? गज़ल, प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, उसे मना कर दो, मेरे घर ना आए। एक तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, दूसरा मेरी बात मेरे कज़न से चल रही है। और रियली, कितनी बदतमीज़ हो एमन, अच्छी खबर अब से बता रही हो। गज़ल, तुम उसे मना कर दोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। और सब लाहौर में ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कुछ दिन पहले मैं शबाना आपी की तरफ गई थी। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। कौन? उसकी सारी तवज्जो उसके जवाब पर मरकूज़ हो गई। आपी, शोएब भाई, ऑन, हत्ता कि वो रज़िया और ढोलू भी। और क्या, बस मून की मंगनी हो रही है। आप ही बता रही थी बड़ी प्यारी लड़की पसंद की है। अब मून और ऑन की इकट्ठी शादी करनी है। मून इन दिनों दुबई गया हुआ था, वरना मैं उसकी अच्छी खासी खिंचाई करती। बहरहाल कल ऑन का फ़ोन आया था, बता रहा था मून आ गया, अब कल जाऊँगी। हेलो। ईमन की तवील खामोशी पर गज़ल ज़ोर से बोली तो वो चौंक कर हवासों में आई। हाँ, बस फिर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़, कहकर उसने फ़ोन क्रेडल पर डाल दिया और सुस्त अंदाज में चलते हुए कमरे में आ गई। अभी कपड़ों का ढेर पड़ा था जिन्हें उसने प्रेस करना था, लेकिन वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करते ही कितने ही मंजर आंखों में घूमने लगे, और इन मनाजिर में सिर्फ एक ही चेहरा था। वो शरारत से चमकती आंखें उसके बहुत करीब थी। उसके मुंह पर केक लगाता हुआ, उसके पीछे भागता हुआ, अंधेरे में मोमबत्ती जलाता हुआ उसने पट से आंखें खोल दी। साथ ही दो आंसू लकीर बनाते हुए उसके बालों में जज्ब हो गए। एमी। वही आवाज़ उसके बहुत करीब सुनाई दी तो उसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। वो कहीं नहीं था, पर उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। दिल ने जो देखा था, नज़रें भी अब वो देख सकती थी, महसूस कर रही थी। उसके बेआवाज़ आंसू सिसकियों में बदलने लगे तो उसने तकिया मुंह पर रख लिया। आओ एमन। उसे देखकर वो खुलकर मुस्कुराया तो वो सर झुकाकर अंदर आ गई। बैठो। आदिल ने सोफे की तरफ इशारा किया, मगर वो यूं ही खड़ी रही। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर हो सके तो आप ये मंगनी रुकवा दें। और वो इतना हैरान हुआ कि बेख्तियार खड़ा हो गया। वो एक नज़र उस पर डालकर मुड़ने वाली थी जब उसकी पुकार पर रुक गई। पर क्यों एमन? मैं खुश नहीं हूँ, और आपने यही कहा था ना कि ये दिलों का रिश्ता होता है, इसमें मोहब्बत ज़रूरी है। मैंने बहुत कोशिश की मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर सकूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती। वो अभी तक इतना हैरान था कि उसे कोई दलील देकर उसे मुतमईन नहीं कर सका। उसकी हैरानी भी बजा थी। वो तो इतनी बुज़दिल थी कि कोई उससे नाराज़ ना हो जाए। किसी मुश्किल काम से भी इनकार नहीं कर पाती थी। कहाँ वो कितनी बड़ी बात बेखौफी से कह गई थी। वो एमन बजाते खुद बहुत बुज़दिल थी, लेकिन वो मोहब्बत जिसका इदराक उसे कल हुआ था, वो मोहब्बत कमज़ोर नहीं थी। इस मोहब्बत ने उसे बहादुर बना दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी ये बहादुरी उसे काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। उसके इनकार ने जैसे घर में तूफान खड़ा कर दिया था। मैं पूछता हूँ, तुम्हें किसने इतनी जुर्रत दी कि तुम अपने बारे में खुद फैसला करती फिरो? उसके बड़े भाई सरफराज उसके सर पर खड़े चीख रहे थे। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी, जबकि दिल अलग रुक रुक कर चल रहा था। इतनी मुज़ोर और बदलिहाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कल आदिल ने जब आकर मुझे कहा कि ईमन उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये मंगनी नहीं होगी, तो मेरा शर्म से सर ही नहीं उठ रहा था। इतनी बेशर्मी, वहाँ यूनिवर्सिटी से यही सीख कर आई हो। अचानक उन्होंने अपना रुख माँ की तरफ कर लिया। ये सारी आपकी दी हुई छूट है। मैंने कितना मना किया था इसे, इतना ना पढ़ाइए। जहाँ सबकी शादी जल्दी की है, इसकी भी कर दे, पर आपने मेरी कहाँ सुनी। आप देख लें। सरफराज भाई ने उसके झुके सर की तरफ इशारा किया तो उसकी माँ ने शर्मिंदा होकर नज़रें चुरा ली। यूनिवर्सिटी में लड़के भी तो होते हैं, और फिर इनकार ऐसे ही तो नहीं किया होगा, होगी कोई वजह। नाज भाभी ने आंखें घुमाकर सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। तुम अपनी बकवास बंद करो। फयाज भाई ने गरज कर अपनी बीवी को घूरा तो वो मुँह ही मुँह में बदबदा कर रह गई। तुम्हारे इनकार की अगर कोई वजह है तो अभी बता दो।
उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेजान होते सर को नफ़ी में हरकत दी। और मेरी एक बात याद रखना एमन, अगर कोई ऐसी वैसी बात निकली तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। इससे पहले कि हमारी इज्जत का जनाजा निकालो, इस घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। सरफराज भाई के सर्द अल्फाज उसके अंदर तक उतर गया। महफिल बर्खास्त हो चुकी थी, सब अपने कमरों में जा चुके थे। सिर्फ वो और उसकी माँ सर झुकाए वहीं बैठे थे। वो अपनी पूरी तवानाई सर्व करते हुए उनके करीब आई। अम्मी, क्या आपको भी मेरा यकीन नहीं? अब तक तो यकीन ही था एमन, पर अब मेरा यकीन डगमगाने लगा। मेरी सबसे फर्मा बरदार बच्ची तुम थी, मैं कम से कम तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं रखती थी। माँ की मलामत भरी नज़रों पर उसका सर झुक गया। पहले तो तुम्हें आदिल पर कोई एतराज़ नहीं था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुमने साफ उसके मुंह पर मना कर दिया? तुम मुझे बता सकती थी, मैं मुनासिब तरीके से बात करती। वो उसी तरह सर झुकाए अपने आंसू पीती रही। आज तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी उंगली उठाई। तुम्हारी इस हरकत से मेरी तरबियत पर हर्फ आया। जानती हो तुम्हारी भाभियाँ अब इस बात का कैसे बतंगड़ बनाएंगी, हर जगह तुम्हें बदनाम करके रख देंगी। अब उनकी आवाज़ से गुस्सा झलकने लगा था। इधर देखो एमन, मेरी तरफ। उन्होंने उसका चेहरा ऊंचा किया। मेरे साथ झूठ मत बोलना, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम में तो अपने भाइयों का गुस्सा आता कि भाइयों की शकी नज़रें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी कि तुम आदिल के सामने खड़ी होकर उसे मना कराओ? भाभियों की बातें भी तुमने सुन ली, भाइयों का गुस्सा भी बर्दाश्त कर लिया। उनकी खोजती नज़रें महसूस करके उसने नज़रें झुका ली। मुझे आदिल भाई पसंद नहीं। सादिया बेगम ने झटके से उसके चेहरे से हाथ उठाए। पसंद क्या है एमन, फिर कौन पसंद है तुम्हें? उनके सुलगते हुए अंदाज पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाहर से आने वाला कोई रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं था, और अब तुम्हें आदिल भी पसंद नहीं। जब दिल और नज़र में कोई समा जाए तब कोई दूसरा नहीं जचता। मैं वही तुमसे पूछ रही हूँ, कौन तुम्हारी नज़रों और दिल में समा गया? उनके लहजे पर उसका चेहरा खफ़त से सुर्ख हो गया। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए एमन, वरना तुम्हारे भाई इज्जत और अपनी अना के लिए कुछ भी करने से दरेग नहीं करेंगे। वो उठकर चली गई, जबकि वो वहीं बैठी रह गई। आंसू खामोशी से ज़मीन पर गिरते रहे। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? गज़ल की आवाज़ पर मुँह ने शरारत से उसका चेहरा देखा। ये अफवाह किस दुश्मन ने उड़ाई है? मैंने तो कम अज़ कम बिल्कुल नहीं। अपनी तरफ देखता पाकर ओन ने जल्दी से हाथ खड़े करके कहा, बेफिक्र रहो, अभी नहीं कर रहा। तुम अपनी दोस्त की सुनाओ। हाँ, वो एकदम कुछ याद आने पर सीधी हुई। कुछ दिन पहले टोनी का फ़ोन आया था, वो एमन का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग रहा था। मून और ओन ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा था। फिर क्या मैंने दे दिया? तुमने क्यों दिया? मून के माथे पर बल पड़ गए। फिर गज़ल ने हैरत से उसे देखा। प्रॉब्लम क्या है? एमन को बताया तो वो भी काट खाने को दौड़ी थी, और अब तुम भी खाने को तैयार हो। मून ने बेख्तियार गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। एमन ने क्या कहा? ओन ने पूछा। उसने कहा था मैं टोनी को मना कर दूँ। एक्चुअली उसके घर वाले काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। दूसरे उसकी बात उसके कज़न से चल रही है। ओन की नज़रें बेसाख्ता मून की तरफ उठी थी। उसके देखने पर मून नज़रें चुराकर गज़ल को देखने लगा। फिर कब कर रही है एमन शादी? ओन ने मुस्कुराकर गज़ल को देखा। ये तो मुझे पता नहीं, रिजल्ट पर आएगी लाहौर, फिर पूछूंगी। बातों के दौरान उसने सरसरी सी नज़र खामोश बैठे मून पर डाली और दोबारा मुस्कुराकर गज़ल की तरफ मतवज्जे हो गया। अपने पास होने की खबर सुनकर वो कितनी देर तक गुमसुम रही। इस एक मंजिल को पाने के लिए उसने क्या खोया और क्या पाया, इसका हिसाब किताब करने बैठी तो सबसे बड़ा नुकसान तो दिल का हुआ था। बेशक उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं था, पर ऐसी बेचैनी भी नहीं थी जिससे मोहब्बत की थी। वो तो अपनी दुनिया में मस्त होगा। उसे याद भी नहीं होगा कि एक थी एमी जो बहुत आम सी थी, पर जिसके लिए वो बहुत ख़ास हो गया था। आज़र्दगी से सोचती वो सरफराज भाई के कमरे की तरफ चली आई। कौन? उसकी दस्तक के जवाब में सरफराज भाई की भारी आवाज़ सुनाई दी तो वो थूक निकलते हुए अंदर दाखिल हो गए। उसे देखकर वो हैरान हुए थे। मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मार्कशीट लेने जाना है। तो उनके सवाल पर वो बस उन्हें देख कर रह गई। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं, आजकल काम बहुत ज़्यादा, और पहले भी तुम खुद आती जाती थी, अब भी चली जाओ। वो उसे जवाब देकर बेनियाजी से नोट गिनने लगे तो उसने भाभी की तरफ देखा। उनकी मायने खेज नज़रें खुद पर महसूस करके वो तेज़ी से बाहर निकल गई। घर में तो सब बहुत खुश होंगे तुम्हारे रिज़ल्ट को देखकर। काफ़ी शानदार मार्क्स लिए हैं तुमने। गज़ल के तौसीफ़ी अंदाज पर वो गहरा सांस लेकर रह गए। खुश होना तो दूर की बात है, घर में किसी ने उसे मुबारकबाद भी नहीं दी थी। शबाना आपी की तरफ चलोगी? नहीं। उसका खौफ चेहरे से नुमाया हो गया, लेकिन गज़ल का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। बड़ी बेमुरवत हो, वो लोग तुम्हें पूछ कर थक गए और तुम मिलना भी नहीं चाहती। देर हो जाएगी गज़ल। नहीं होती देर, बस 3 बजे चलती है। अभी 12 बजे, हम वहाँ 1 घंटा रुकेंगे, फिर मैं खुद तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ आऊँगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो उसने सरसरी अंदाज में दाएं तरफ देखा
और जैसे पत्थर की होगी। वो यकीनन टोनी था। पूरी गर्दन मुड़े उसे देख रहा था। अगले पल उसने अपने उसे गाड़ी से निकलते देखा तो दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने इज़्तिरारी अंदाज में हाथ स्टीयरिंग पर रखा। तभी सिग्नल खुलते ही गज़ल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या हुआ? गज़ल ने हैरत से उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। कुछ नहीं। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। फिर सारा रास्ता वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही। वापस जाकर तो हमें भूल ही गई हो, उससे गले मिलते हुए शबाना ने शिकवा किया तो वह सर झुकाकर मुस्कुरा दी। मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मगर गज़ल ने उनका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया। हमें बिल्कुल भी भूख नहीं, बस आप बैठ जाइए। घर में बड़ी खामोशी है। गज़ल ने इनके का जायज़ा लेकर दोबारा उन्हें देखा। आजकल मून और ऑन दोनों शोएब के साथ ऑफिस जाते हैं। अभी शोएब को तुम दोनों के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था। वो और ऑन बाहर गए थे। मून से बात हुई थी। ये मून ने इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया? उसका तो मज़ीद 2 साल तक कोई इरादा नहीं था। गज़ल के कहने पर शबाना कहका लगाकर हंस पड़ी। हाँ था तो फिर खुद ही कहने लगा, अगर फारिग रहूँगा तो कौन बेकार आदमी को अपनी लड़की देगा। अच्छा तो ये सारी मेहनत शादी के लिए हो रही है। अल्लाह करे, वरना मैं तो हार गई हूँ। उसे राज़ी करते करते चाहती हूँ दोनों बहुएं एक साथ आ जाएं ताकि घर में रौनक हो जाए। और वो जो खामोश तमाशाई बनी रही थी, गहरा सांस लेकर रह गई। मैंने उसके लहजे में काफ़ी लड़कियाँ देखी। तस्वीरें हैं मेरे पास, दिखाओ। आओ हेमन। उसे यूं ही बैठा देखकर वह दोबारा मुड़ी। आप चलें, अगर आप माइंड ना करें तो मैं चाय ले लूँ। अरे इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, मैं बना देती हूँ। नहीं आप चलें, मैं आप दोनों के लिए भी बना देती हूँ। उन्हें भेजकर वो किचन में आ गई। चाय की उसे वाकई तलब हो रही थी, शायद थकावट की वजह से। काश मैं यहाँ ना आती। उबलती हुई चाय को देखते हुए उसने बेख्तियार सोचा। कप लेने के लिए वो यूं ही मुड़ी, अपनी जगह थम सी गई। दरवाजे के दरमियान खड़ा वजूद कोई एलुजन नहीं था, एक हकीकत थी। उसके देखने पर भी मून ने उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। उसके एक टिक देखने पर वो अजीब सी कैफियत का शिकार होकर खुद ही नज़रें झुका गई। अस्सलाम वालेकुम। इस बोलती खामोशी को उसने तोड़ा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, आप? तुम्हारे सामने हूँ। इमन ने एक नज़र उस पर डाली जो फॉर्मल ड्रेसिंग में बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी कहाँ हैं? उसके सवाल पर अचानक उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो जो अपना घर समझकर किचन में चाय बनाने खड़ी हो गई थी, वो शायद ऊपर गई हैं। मुझे चाय बनानी थी, इसलिए मैं। उसके शर्मिंदा अंदाज पर वो ज़रा सा मुस्कुराया। टोन भी फॉर्मल। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये मालकाना अंदाज़। इमन ने बगौर उसका चेहरा देखा जहाँ तंज की रमक तक नहीं थी। चाय मिलेगी? वो जो इन लफ्ज़ों में उलझ रही थी चौंक कर चूल्हे की तरफ मुड़ी। फिर उसके हाथ से कप लेकर भी वो वहीं खड़ा रहा। वो वहाँ से हट जाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। गज़ल बता रही थी तुम्हारी मंगनी हो रही है। नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई। वो जल्दी से बोली। वाकई? उसे लगा वो खुश हुआ है। गज़ल बता रही थी आप मंगनी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है आपकी होने वाली फियांसी। अच्छा। वो हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, मतलब अपनी शक्ल के बारे में? वह हैरान होकर उसे देखने लगी। ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगती हो जी। आज तो वो उसे झटके पे झटके दे रहा था। मेरा मतलब है मेरी फियांसी की शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह है और मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। दिल जो कुछ लम्हों के लिए खुश फहम होकर गुनगुनाने लगा था बुझ सा गया। भाभी को मैंने पहले ही अपनी पसंद बता दी थी कि लड़की गोरी और खूबसूरत होनी चाहिए। तुम तो जानती हो मैं कितना हुस्न परस्त हूँ। दूसरा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है हर किसी से मजाक करने की। मेरे मिजाज की होगी तो कम अज़ कम मुझे अंडरस्टैंड तो कर सकेगी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वरना तो वह यही समझेगी कि मैं किसी की कमज़ोरी को निशाना बना रहा हूँ। तेज़ और मॉडर्न लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं। शरीफ और घरेलू लड़की होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं खुद काफ़ी शरीफ हूँ। लड़की का समझदार होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेरे ज़ाहिर के साथ बातिन को भी समझ सके। ये ना हो मेरे ज़ाहिर को देख कर मुझे बदकिरदार और फ्लर्टी समझ ले, क्योंकि मेरे किरदार पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो उसे ये सब क्यों सुना रहा था वो नहीं जानती थी, या मैं जो उसे जताना चाहता वो उसकी आंखें नम करने के लिए काफ़ी था। इससे पहले कि वो आंसू पलकों की बाढ़ फैलांग कर बाहर निकलते वो उसके सामने से हट जाना चाहती थी। रुको। इससे पहले वो बाहर निकलती वो उसके मुकाबिल आ गया। भाभी नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में सोचती हो, इसलिए वो चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। उनके ख्याल में जैसी लड़की मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ था। उसने बेचैनी से उसका चेहरा देखा और अगले पल वो फट पड़ी। लेकिन आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आप बहुत हुस्न परस्त है। आपको गोरी और खूबसूरत लड़की चाहिए, जबकि मैं खूबसूरत और गोरी नहीं। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर वाली लड़की से शादी करनी है, जबकि मुझे तो मजाक समझने की भी सलाहियत नहीं। आपको समझदार लड़की से शादी करनी है, जबकि मैं दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की हूँ, क्योंकि मैंने आपको ज़ाहिर को देखा और जब आपको समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बहुत गलत किया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि आप बहुत अच्छे हैं। आंसू उसकी लाख कोशिश के बावजूद उसके गालों पर फिसल चुके थे। आपको शरीफ लड़की से शादी करनी, और आपके नज़दीक मैं शरीफ नहीं, क्योंकि मैं तनाई में एक घर मर्द के साथ उसके कमरे में आ गई थी। और वो जो सर झुकाए सब कह रही थी, सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी।
मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर एक को अपनी शराफत की गवाही देती फिर रही हूँ। मैं इंसान हूँ, गलती हो गई थी, पर मैं किसी गलत नीयत से उसके साथ नहीं गई थी। मुझे बस इंसानों को परखना नहीं आता। उसके आंसू में रवानी आ गई तो लफ्ज़ भी साथ छोड़ने लगे। वो भागने के अंदाज में वहाँ से निकली थी। चाचू, आप यहाँ क्यों स्टैचू ऑफ लिबर्टी बने खड़े हैं? और उसके कान के पास आकर ज़ोर से चीखा तो उसने नागवारी से उसे देखा। ऑफिस से क्यों भाग आए थे? उसे खामोश देखकर वो फिर बोला, इमन और गज़ल से मिले? कहाँ है वो तो चली गई। वो जो तेज़ी से किचन से बाहर निकला था वहीं रुक गया। अगले ही लम्बे वो लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और ने हैरत से उसका अंदाज़ देखा था। दरवाज़ा खटखटा के वो इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। मुँह ने एक नज़र उसे देखकर दोबारा तकिया मुँह पे रख लिया। प्लीज़ यार, मुझे डिस्टर्ब ना करो। और उनके तकिया खींचने पर उसने बेजारी से कहकर बाजू आंखों पर रख लिया। नीचे मम्मी और पापा की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस चल रही है कि अब आपके हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि आपकी हरकतें दिन ब दिन मशकूक होती जा रही हैं। ना खाते हैं, ना पीते, और ना ही पहले जैसी बंदरों वाली हरकतें करते हैं। उसने कोई जवाब न दिया तो ऑन मुस्कुराकर उसे देखता रहा और उसके कंधे पर सर रखकर उसके साथ लेट गया। हटो यार, क्या फजूल हरकतें कर रहे हो। मुँह ने उसे पीछे धकेलना चाहा तो वो और सख्ती से उसके साथ लिपट गया। अगर मोहब्बत हो जाए तो बता देना चाहिए। मुँह ने आंखें खोलकर उसके घने बालों वाले सर को देखा। तभी ऑन ने थोड़ी उसके कंधे पर टिकाकर चेहरा ऊंचा किया। इमन की बात कर रहा हूँ। मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है, आपने मुझसे भी शेयर नहीं किया। और जब मैंने पूछा था तब कैसे आपने मेरा मजाक उड़ाया था। तब मैं वाकई उससे मोहब्बत नहीं करता था। मुँह का अंदाज थका थका सा था। खुली आंखों के सामने अचानक मोमबत्ती की लो के साए में लर्जती पलकें और भीगा चेहरा लहराने लगा। तो फिर ये वारदात कब हुई? और एकदम आलती पालती मारकर बैठ गया। बस हो गई। एक अंधेरी रात में इतना अरसा मैं ये समझने की कोशिश करता रहा कि ये वाकई मोहब्बत है या कुछ लम्हों का असर। फिर क्या नतीजा निकला? और ने शरारत से उसका चमकता चेहरा देखा। मोहब्बत है यार, उसकी शरारत पर वो झलाकर बोला। और वो जो उसकी मंगनी, कोई मंगनी नहीं हुई इसकी। मुन जल्दी से बोला, और फ़र्ज़ करे अगर हो जाती तो मैं वो मंगनी तोड़वा देता। शाबाश। उसके ठोस लहजे पर ऑन ने उसका कंधा थपथपाकर उसे दाद दी। तो अब क्या मुश्किल है? एक गड़बड़ हो गई यार। मुन ने उससे दोपहर का सारा वाक़या सुना दिया। चाचू, बजाय इसके कि आप उसे हाले दिल सुनाते, आप उसका दिल जलाने बैठ गए। बस यार, मैंने तो मजाक किया था। वो एकदम सीरियस हो गई। इससे पहले कि मैं कोई वजाहत देता वो वहाँ से चली गई। फिर क्या? उससे मिलने जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मशहूर की लड़का हूँ। अपनी शादी के बाद खुद नहीं कर सकता। तुम भाभी और भाई जी से बात कर लेना। वो दोबारा तकिया सर के नीचे रख कर लेट गया। जा कब रहे हैं? सुबह ही निकलूँगा। बड़ी जल्दी है। पहले ही अपनी मोहब्बत को समझने में इतनी देर कर दी। ये ना हो कोई विलन ही दरमियान में आ जाए। इससे पहले ही तुम्हारी चच्ची को यहाँ लेकर आना होगा। इमन चच्ची और मून चाचू, वाह क्या जोड़ी होगी। और ने शरारत से मून को देखा और फिर दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। अभी पिछले इल्ज़ामात के ज़ख्म ताज़ा थे कि एक और तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। वो अभी घर में दाखिल हुई थी कि उसे इत्तला मिली थी कि डॉक्टर तलत और उसकी फैमिली आई थी उसका प्रपोज़ल लेकर। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। तीनों भाभियाँ किचन के दरवाजे में खड़ी मायनी खेज नज़रों से उसे देख रही थी। सरफराज भाई ड्राइंग रूम में थे। फ़याज़ और न्याज़ भाई ने जिन नज़रों से उसे देखा था वो अंदर तक काम कर रह गई। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो अभी डॉक्टर तलत के खौफ से बाहर नहीं निकली थी कि सरफराज भाई की गरजती हुई आवाज़ पर बेसाख्ता सहम कर दीवार से जा लगी। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। सरफराज भाई के पीछे कितने ही चेहरे अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने उसके करीब पहुंचते एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो ज़मीन पर जा गिरी थी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि उन्होंने बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। वो उसे बालों से पकड़े झटके दिए जा रहे थे। उसकी चीखों पर अम्मी बेसाख्ता आगे बढ़ी थी। छोड़ो फराज। नहीं अम्मी, उन्होंने सख्ती से माँ का हाथ झटक दिया। मैं आज इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये सब आपकी ढील का नतीजा। आपने ही इसे वहाँ लड़कों के साथ पढ़ने भेजा था और यही वो नामुराद है जिसकी वजह से ये शादी से इनकार कर रही थी। हाँ, तो जब हम कहते थे तो बड़ा बुरा लगता था आपको। फौजिया भाभी जहरखंद अंदाज में बोली। मैंने तो पहले ही कहा था ज़रूर इसका कोई यार है। नाज भाभी के अंदाज़ और अल्फाज पर उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बड़े भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया उन्हें। बुझकों के दरमियान बड़ी मुश्किल से बोली थी। तुमने कुछ नहीं किया या तुमने नहीं बुलाया तो वो लड़का और उसके घर वाले यहाँ कैसे पहुँचे? और उसकी माँ ने साफ कहा है कि वो ये रिश्ता अपने बेटे की पसंद से लेकर आई हैं। उन्होंने ज़ोर से उसे धक्का दिया तो वो एक बार फिर दीवार से जा लगी। उसकी माँ क्या, वो लड़का खुद अपनी ज़बान से इकरार मोहब्बत कर रहा था। भाई इतनी बेगैरती ना हमने देखी और ना सुनी। नाज भाभी कानों को हाथ लगाते हुए बोली। इस लड़की ने हमारी इज्जत पर बट्टा लगा दिया है। फ़याज़ भाई तिलमिलाकर आगे बढ़े थे। उसने एकदम उनके पाँव पकड़ लिए थे। फ़याज़ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आप मना कर दें। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी, असलियत जो खुल गई है। नाज भाभी हाथ नचाकर बोली तो वो बेजान होते जिस्म के साथ वहीं ढह गई। ऐसी बेटियां जो इज्जतों से खेले, उन्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आखिरकार न्याज भाई ने भी अपनी ज़बान खोली। बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। सादिया बेगम एकदम गुस्से से बोली थी।
क्यों वो मर जाए? क्या किया उसने? घर से भाग गई है, कोर्ट मैरिज कर लिए, क्या किया है? वो रो रो कर कह रही है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोग अंधे होने के साथ बहरे भी हो गए हो। मेरी बेटी की शराफत की मैं गवाह हूँ, मैं देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। वो लोग अपनी मर्जी से आए थे। अगर वो एमन को पसंद करता तो इसमें एमन की क्या गलती है? हम किसी पर कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकते। ये गलत तब होता जब वो रिश्ता ना लेकर आता। आप इसे रियायत दे सकती हैं, हम नहीं। सरफराज रौनक से बोले, हमें वहाँ रिश्ता नहीं करना। अब इसकी शादी फौजिया के भाई से ही होगी। आखिर में वो अपना फैसला सुनाकर बाहर निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब भी बाहर निकल गए। अपने सर पर कामता हुआ हाथ महसूस करके उसने सर उठाया। अपनी माँ का भीगा चेहरा देखकर वो अपना सर उनकी गोद में रखकर बिलखने लगी। अम्मी, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की और ना ही मैं उस शख्स को पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं। उन्होंने उसके आंसू साफ करके उसका चेहरा देखा जिस पर बायां गाल बुरी तरह सुर्ख था और उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। उसकी हालत देखकर उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मेरी बच्ची, उन्होंने रोते हुए उसकी पेशानी चूमकर उसे सीने से लगा लिया। कितनी देर में फारिग हो जाओगी? आधा घंटा लगेगा, सर झुकाकर बोली। ठीक है, मुझे आने में 1.5 घंटा भी लग सकता है, मेरा यही इंतज़ार करना। फयाज भाई ने अपनी बाइक को किक लगाते हुए कहा तो वो सारी लाकर रह गई। आज वो स्कूल से रिज़ाइन करने आई थी। सरफराज भाई ने उसके स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। उसे इस जुर्म की सज़ा दी जा रही थी जो उसने नहीं किया था। सिर्फ मोहब्बत की थी और दिल के हाथों मजबूर होकर किसी और के ख्वाब आंखों में सजा नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी मोहब्बत ने उससे कुछ गलत नहीं करवाया था, फिर भी वो सज़ा की मुस्तहिक ठहरी थी। एमन रऊफ़ के बारे में पता करना था। जो ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस से निकली उसने ये आवाज़ सुनी थी। उसने नज़रें घुमाकर रिसेप्शन की तरफ देखा। वो मुँह नहीं था। कितने पल हैरत की शिद्दत से वो साकित खड़ी रही। क्या अब ये भी कोई इल्ज़ाम लगाने आया है? उसमें अब मज़ीद सुनने की सकत नहीं थी। वो तेज़ कदम उठाती बाहर की तरफ बढ़ने लगी। एमी, उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। कहाँ भाग रही हो? 3 दिन से तुमसे मिलने के लिए यहाँ ख्वार हो रहा हूँ। स्कूल कोई नहीं आ रही थी। उसके सामने आते ही एक साथ कहीं सवाल कर गया था। इमन बेयकीनी से उसके पुराने अंदाज को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? ये मैं ही हूँ, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसे खामोश देखकर वो अजलत में बोलता हुआ आगे बढ़ा। क्या हुआ? उसे वहीं जमा देखकर वो दोबारा मुड़ा। आपको क्या कहना है? यहाँ स्कूल में बात करना ठीक नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। चलो फिर गाड़ी में चलकर बात कर लेते। उसे कश्मकश में देखकर वो संजीदा हो गया तो वो सर झुकाकर चलने लगी। स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? गाड़ी में बैठते उसने पूछा था। छोड़ दिया है। क्यों? कुछ देर वो खामोशी से गोद में रखे हाथों को देखकर जब्त करने की कोशिश करती रही जो उसके अपने थे। उन्होंने उसे जख्म दिए थे और ये गैर था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपना लग रहा था। दिल चाह रहा था अपना सारा बोझ उसके सामने हल्का कर दे। अगले पल वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। क्या हुआ एमी? उसके यूँ रोने पर वो बौखला कर रह गया। देखो एमी, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस करके उसने दोनों हाथों से चेहरा साफ किया। वो डॉक्टर तलत और उसके घर वाले आए थे मेरे लिए। व्हाट? वो चीख उठा। सारे घर वाले समझ रहे हैं ये रिश्ता मेरी एमा पर है। मेरे लिए कुछ और प्रपोज़ल आए थे और मेरी कज़न से तय हो रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब सब समझ रहे हैं कि मैंने ये सब डॉक्टर तलत की वजह से किया और भाई ने मुझे मारा भी। वो ज़ोर देने से रोने लगी। उसने हाथ में उठाने वाली कौन सी बात थी? उन्हें तुम पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? उसके लहजे में तैश महसूस करके वो दुर्जीदा नज़रों से उसे देखने लगा। जवाब, होंठ भींचे बिल्कुल सामने देख रहा था। उसने नज़रें घुमाकर सामने देखना शुरू कर दिया। अब वो मेरी शादी भाभी के भाई से कर रहे हैं। उन्हें संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मैं आज ही भाभी और भाई जी को तुम्हारे घर भेजता हूँ। नहीं, वो बेसाख्ता बोली। नहीं क्या? दरश्ती से बोला तो वो डर कर खामोश हो गई। बोलो, भाई मुझे फिर मारेंगे। हाथ ना तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे भाई के। वो दांत चबा कर बोला। और मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? रिश्ता ही तो भेज रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे। अगर उन्हें ज़रा सी भिनक भी पड़ गई क्या मैं आपको जानती थी तो वो यही समझेंगे कि मेरा और आपका कोई चक्कर था। वो इतनी लाचारी से बोली के बावजूद उसके मुंह से ये निकल गया, तो था नहीं। कब था? वो बेसाख्ता हैरत से उसे देखने लगी तो उसके अंदाज पर मुस्कुरा उठा। तुम्हारी तरफ से नहीं था पर मेरी तरफ से तो है, जो मैं 3 दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ। उसकी हैरत में कोई कमी नहीं तो उसने सर हिला दिया। तुमने उस दिन खुद कहा था तुम दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की, और उसी वक्त तुम्हारी बात पर ईमान ले आया था। तुम्हें मजाक समझना नहीं आया। उस दिन भी मैं मजाक कर रहा था। तुम मुझे किसी किस्म की वजाहत का मौका दिए बगैर आ गई थी। सब कुछ खुद से अक्स कर लिया तुमने। मैं तुम्हें अच्छे किरदार का नहीं समझता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं जानता जितना खुद पर यकीन करता हूँ उतना ही तुम पर भी यकीन करता हूँ। तुम्हारे किरदार से तो मैं पहले दिन से ही मुतासिर था। ये अलग बात है कि मोहब्बत बहुत बाद में। मैं हुस्न परस्त हूँ, इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया। मेरे नज़दीक तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो। वो उस पर इतना यकीन करता था, यही सोच उसकी आंखें झिलमिलाने को काफ़ी थी। अब इस तरह रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं हमारे दरमियान किसी विलन को आने नहीं दूंगा। और अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि हम एक दूसरे को जानते तो वो कभी नहीं मानेंगे।
उनकी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। अगर ऐसे ही करना होता तो मैं अभी ना आपके साथ चली जाती, उन रूठे लहजे में बेसाख्ता बोली। मोहन के कहने पर उसे अपने जुमले का एहसास हुआ। चलो फिर ऐसे ही करते हैं। मोहन ने कहने के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी तो उसने घबराकर दरवाज़ा खोलना चाहा जो पहले ही लॉक हो चुका था। मोहन प्लीज़, वो घबराकर उसकी तरफ मुड़ी जो महसूस नज़रों से उसकी घबराहट देख रहा था। ओके। उसका दोबारा रोने वाला मूड देखकर उसने खुद को संजीदा कर लिया। ये बताओ, तुम्हारे घर वाले हमें जानते हैं? नहीं, कभी किसी ने पूछा ही नहीं, बस इतना जानते हैं मैं किसी घर में रहती थी। तुमने कभी हमारे नाम लिए? बस शायद शबाना आप ही का जिक्र किया होगा अम्मी से। उसने सोचकर जवाब दिया तो सारी लाकर फ़ोन पर नंबर डायल करने लगा। हेलो, हाँ यार, मिला हूँ उससे, बड़ा फड्डा है यहाँ। वो शायद जॉन से बात कर रहा था। वो खामोशी से उसे देखने लगी। जॉन को सारी तफसील बता रहा था। अब तुम कुछ सोचो, ये जो मेरे होने वाले साले हैं ना, इनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं। उसने कहने के साथ शरारती नज़रों से अमन को देखा जो शिकायती नज़रों से उसे ही देख रही थी। गज़ल से उनकी हैरान आवाज़ पर वो भी चौंका। वो अब खामोशी से दूसरी तरफ से उनको सुन रहा था। बिल्कुल ठीक है, तुम भाभी और भाई जी को अच्छी तरह समझा दो और गज़ल को भी अच्छी तरह बता देना मैं यहीं होटल में ठहरा हूँ, बस शाम को ही पहुँच जाओ। वो फ़ोन ऑफ करके फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आज से मैं और तुम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ये तुमने जाहिर करना है। भाई जी और भाभी तुम्हारे घर आएंगे और वो भी यहीं जाहिर करेंगे। मोहन के पूछने पर वो सर हिलाकर रह गई। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा ना। मोहन ने चौंक कर उसका चेहरा देखा जहाँ उससे बिछड़ने का डर साफ लिखा नज़र आ रहा था। उसके होंठों के साथ आंखें भी मुस्कुराने लगी तो इमन का अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। उसका खफत से सुर्ख पड़ता चेहरा झुका लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा इमी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मोहन के गमगीन लहजे पर उसका झुका सर मज़ीद झुक गया। मैं जा रही हूँ। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। वो अभी भी लॉक था। वो उसी तरह बैठी रही। हमने मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की एमी, तब होती गलती जब इस मोहब्बत में गलत रास्ता इख्तियार करते। हम अपनी मोहब्बत को जायज़ नाम दे रहे जा रहे हैं। मोहन का खूबसूरत अंदाज़ उसके अंदर तक उतर गया। उसने लॉक खोल दिया तो वो बाहर निकल आई। गेट में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर देखा। मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। वो भी मुस्कुराई और गेट के अंदर दाखिल हो गई थी। इमन, जी भाभी। उसने पराठा प्लेट में रखते शबाना को देखा। मुंह उठा है कि नहीं? जी, उठाकर तो आई थी। वो एक और पेड़ा बनाने लगी। अच्छा, उसको छोड़ो, उसे देख कर आओ। अभी शोएब शोर मचा देंगे। उनको कहने पर वो हाथ झाड़ने लगी। मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, किसी दिन मैं नाराज़ हो जाऊँगी उनसे। हर वक्त लड़ाके बिल्ले की तरह लड़ता रहता है। तभी जलाई हुई कवल अंदर दाखिल हुई। अब क्या हुआ है? शबाना के पूछते हुए शिकायतों का पोल खोल कर बैठ गई तो एमन मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए और कवल की नोक-झोंक रोज़ का मामूल थी। जितना उनका प्यार था उतनी तकरार भी होती थी। अस्सलाम वालेकुम। शोएब भाई को डाइनिंग रूम में दाखिल होता देखकर वो मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मुंह उठा कि नहीं? उन्हीं को देखने जा रही हूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसकी शादी को 4 माह होने वाले थे लेकिन अब तक सब एक हसीन ख्वाब लगता था। उस दिन मुन के कहने के मुताबिक शाम को शोएब भाई शबाना आप ही गज़ल के साथ आए थे और आज तक सब यही समझते थे कि शोएब भाई उसके दूर पार के रिश्तेदार हैं और वो लोग मून के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। गज़ल ने उन लोगों को उसके घर के बारे में बताया था तो उसके घर वालों को ये रिश्ता पसंद आया और हाँ होते ही मून ने मंगनी के बजाय निकाह का शोर कर दिया था। शादी की तैयारी के लिए उसके घर वालों का 6 माह का वक्त मांगा था लेकिन मून ने 1 माह के अंदर रुखसती भी करवा ली थी और आज वो मून की बीवी की हैसियत से उसके घर में मौजूद थी। आज मैके में उसकी इज्जत पहले से ज़्यादा थी। उसके भाई और भाभियों से सर आंखों पर बिठाते थे। यकीनन उसका चेहरा मून के सर था। उसने उसकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया था। वो गहरा सांस लेकर कमरे में दाखिल हुई। खाली कमरे को उसने हैरत से देखा। हाउ, उसकी ज़ोरदार आवाज़ पर वो डर के मारे उछल पड़ी। मून, आप ही हद करते हैं। किसी दिन ऐसा ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तुम्हारा हार्ट मेरे पास है, वो कैसे फेल हो सकता है? उसने मुस्कुराकर ईमन को अपने बाजू के हल्के में ले लिया। आपके पास है इसीलिए तो डरती हूँ। अच्छा जी। उसके शरारती अंदाज पर वो उसी तरह उसे साथ लगाए बाहर निकल आया। वाह, ये लव बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं? और उनकी चहकती आवाज़ पर वो दोनों एक साथ मुड़े थे। नाश्ता करने चलोगे? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इमन, तुम्हारे लिए। उन्होंने बंद मुट्ठी उसके सामने की तो उसने जल्दी से अपनी हथेली उसके आगे फैला दी लेकिन अगले ही पल उसने चींकते हुए हथेली उल्टी। रबड़ की चिपकली दूर जा गिरी थी। उसके मुंह बनाने पर उन दोनों ने हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया और सीढ़ियाँ उतरने लगे। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। उसका एहसास से उस घर के मकीनों के साथ रहकर हुआ था और मैं उनकी ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद तो वो ज़िंदगी का हर लम्हा जी रही थी। उन दोनों के कहके पर उसने चौंक कर सामने देखा और ख़ुद भी मुस्कुराकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। तो ये
था आज का ब्यूटीफुल नावल। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से भी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया आज पढ़ने का नावल। और होपफुली कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।